अध्याय 121। ब्लैक वुल्फ के मुंह में प्रचंड शक्ति थी। उसका पूरा शरीर रक्त ऊर्जा से भरा हुआ था, मानो कोई जानवर अपने पिंजरे से मुक्त हो गया हो। बेहद डरावना। मागू का दिल डर से कांप उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि काला भेड़िया इतनी अचानक हमला करेगा। पहले से ही कंधे में चोटिल और पूरी तरह से ठीक न हुए होने के कारण उन्होंने इस मुंके का सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने पैर पटका और वार से बचने के लिए तेजी से पीछे हट गए। बूम! ब्लैक वुल्फ का मुक्का चूक गया। वार की ताकत से शियाओ तियान और अन्य लोग पीले पड़ गए और बार बार पीछे हटते रहे। इतना खराब भी नहीं। मागू को अपने लगभग गुप्त हमले से बचते हुए देखकर काले भेड़िए की आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। हालांकि हमला करने के बाद वह इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। मागू को पीछे हटते देख उसने इसका फायदा उठाते हुए आगे कदम बढ़ाया और मागू की छाती की ओर एक और मुक्का मारा। इस बार मागू के पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उसके पीछे आंगन का कसकर बंद द्वार था। मुक्का अपने चेहरे के करीब आते देख मागू ने अपने दांत पीसते हुए अपने अगाड़ दाहिने हाथ को वार का सामना करने के लिए ऊपर उठाया। उस क्षण मागू को अपनी जल्दबाजी में अपना युद्ध छुरा न लाने का गहरा अफसोस हुआ। उसके बिना वह गंभीर नुकसान में था। ब्लैक वुल्फ की ताकत उससे कहीं अधिक थी। अगर वह इस मुक्के को रोकने में कामयाब भी हो जाता तो संभवतः उसका दाहिना हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता। मागू को हाथ उठाकर रोकने की हिम्मत करते देख काले भेड़िए की आंखों में क्रूरता की चमक आ गई। जैसे ही वह मागू की बाह को चकनाचूर करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने वाला था, अचानक उसके कान में एक तीखी सीटी की आवाज सुनाई दी। उसी समय उसके भीतर खतरे की एक तीव्र अनुभूति उत्पन्न हुई, जो उसके सिर के पिछले हिस्से में छुरा घोंकने जैसी थी। ब्लैक वुल्फ चौंक गया। उसने जल्दी से अपना मुक्का पीछे खींच लिया और अपने शरीर को घुमाकर पीछे की ओर वार किया। टकराना! उसके एक घूंसे से मुट्ठी के आकार का पत्थर चकनाचूर हो गया और धूल उड़ गई। पत्थर के टुकड़े चारों दिशाओं में बिखर गए, जिससे ब्लैक वुल्फ गैंग के कई बदकिस्मत सदस्य घायल हो गए। उनके सिर से खून बहने लगा और वे दर्द से चिल्लाने लगे। लेकिन काले भेड़िए के पास उनके लिए समय नहीं था। हालांकि उसने पत्थर को चकनाचूर कर दिया, लेकिन उसकी बाह भी बुरी तरह कांप रही थी। उसकी मुट्ठी में दर्द हो रहा था और खून बह रहा था। उस पत्थर में निहित शक्ति आश्चर्यजनक थी, जो उसकी पूरी ताकत से मारे गए मुक्के के बराबर थी। कौन है भाई? काला भेड़िया चौंक गया और उस पेड़ की ओर देखने लगा जहाँ लू किंग छिपी हुई थी। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्लैक वुल्फ गैंग के बदमाश यहाँ मिलेंगे। कितना सुखद आश्चर्य है। पेड़ के ऊपर एक आकृति प्रकट होते ही एक आवाज सुनाई दी। भाई लू किंग! जिंदा बच जाने पर राहत महसूस करते हुए मागू ने आश्चर्य से ऊपर देखा। युवा स्वामी लू, शियाओ तियान और अन्य लोग भी उतने ही आश्चर्यचकित थे। भाई लू किंग, युवा स्वामी लू! ब्लैक वुल्फ ने उनकी चीखें सुनी और लू किंग की ओर देखते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। लू किंग का युवा चेहरा देखकर वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। यह विश्वास करना कठिन था कि इतना छोटा लड़का इतनी भयानक शक्ति से पत्थर फेंक सकता है। ब्लैक वुल्फ ने लू किंग की ताकत को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन उसकी क्यूई और रक्त शक्ति छिपी होने के कारण वह कुछ भी पता नहीं लगा सका। ब्लैक वुल्फ गैंग के अन्य सदस्य भी उतने ही परेशान थे। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि उनका हमलावर इतना छोटा लड़का होगा। अनिश्चितता से भरे काले भेड़िए ने पूछा, बच्चे, तुम कौन हो? एक दुश्मन? लू किंग ने पेड़ से ठंडे स्वर में जवाब दिया। तुम हैप्पी फोर्ट को नष्ट करने वाले को ढूंढ रहे हो? वो तो मैंने किया था। ये सुनकर ब्लैक वुल्फ गैंग में एक बार फिर अफरा तफरी मच गई। क्या तुमने किया? ब्लैक वुल्फ की आंखें तेज हो गईं। तुम्हें हमसे क्या दुश्मनी है कि तुमने पूरे किले का नरसंहार कर दिया? क्या ये बहुत ही क्रूरता नहीं है? निर्दयी! लू किंग हंसते हुए बोली। ऐसा लगता है कि ब्लैक वुल्फ गैंग अपने ही बुरे कामों से पूरी तरह बेखबर है। बस करो, तुम जैसे नीच लोगों से तर्क करने का कोई फायदा नहीं। तुम तो बस इंसान की खाल में जानवर हो। बच्चे, तुमने क्या कहा? ब्लैक वुल्फ गैंग खुद को रोक नहीं पाया। काउंटी में उनका दबदबा हमेशा से ही रहा था। उन्हें इतना अपमानित पहले कभी नहीं होना पड़ा था। तुरंत ही उनमें से एक, जो गुप्त हथियारों में माहिर था, ने लू किंग पर एक भाला फेंका और कहा, नीचे आ जाओ बच्चे। तीर तेजी से उड़ा और लू किंग के सिर की ओर निशाना साधा। लू किंग शांत रहा और उसने तीर को पकड़ने के लिए अपनी उंगलियां उठाईं। मैं इसे आपको वापस कर रहा हूँ। अगले ही पल हवा में एक सफेद चमक कौंधी, जिसके बाद एक चीख सुनाई दी। जिस गिरोह के सदस्य ने भाला फेंका था वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके गले में एक बड़ा छेद था और खून बह रहा था। भाला उसके बगल में जमीन में धंसा हुआ था, वही भाला जो उसने लू किंग पर फेंका था। आठवां बॉस, आठवां भाई! ब्लैक वुल्फ गैंग ने दहशत में चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन आठवें बॉस का गला बुरी तरह फट चुका था, इसलिए उसे बचाना असंभव था। उसकी आंखें दहशत से भर गईं। उसने घुरघुराहट की लेकिन कोई आवाज नहीं निकाल सका। कुछ देर संघर्ष करने के बाद उसकी आंखें बेजान हो गईं, उसके पैर फैल गए और उसकी मृत्यु हो गई। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novemberalf.ir.net वेबसाइट खोजें। आठवां बॉस, ब्लैक वुल्फ गैंग भयभीत हो गया। लू किंग की ओर देखते ही उनकी आंखों में भय झलकने लगा। आठवां बॉस ची और रक्त क्षेत्र का उस्ताद था, जो काउंटी में अपने गुप्त हथियार कौशल के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उसका ये छुपकर किया गया हमला न केवल विफल रहा, बल्कि उसी के द्वारा चलाए गए तीर से उसकी मौत हो गई। एक ही वार में लू किंग ने ची और रक्त के शिखर पर पहुंचे एक मार्शल आर्टिस्ट को मार डाला। ये किस तरह का खौफनाक शख्स था? पुराना आर्ट। अपने सगे भाई को मृत देखकर ब्लैक वुल्फ भी उतना ही क्रोधित हो गया। उसने लू किंग को घूरते हुए कहा, अरे निर्दयी बच्चे, आज मैं कसम खाता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मैं इंसान नहीं रहूंगा।
तुम जैसे नीच लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। तुम सुअरों और कुत्तों से भी बदतर हो। लू किंग का लहजा शांत था, लेकिन उसके शब्द चुभने वाले थे। बहुत खूब, मैं काला भेड़िया कसम खाता हूँ कि अगर मैं तुम्हें छीलकर, तुम्हारे अंग काटकर, 7 दिनों तक सूखने के लिए लटकाकर, फिर तुम्हारे परिवार और दोस्तों को पकड़कर अपने भाइयों का बदला लेने के लिए यातना देकर मारना डालूं, तो मुझे अब इंसान नहीं कहा जाएगा। ब्लैक वुल्फ का क्रोध इतना तीव्र था कि उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके शब्दों से जहर टपक रहा था। उसे पागलपन की कगार पर देखकर मागू और बाकी लोग भयभीत हो गए, विशेषकर शियाओ तियान और अन्य लोग जिनके शरीर कांप रहे थे। वे जानते थे कि ब्लैक वुल्फ एक पागल आदमी था जो कुछ भी कह सकता था। काउंटी में हर कोई जानता था कि ब्लैक वुल्फ पागल था और कभी कभी पूरी तरह से लापरवाह तरीके से व्यवहार करता था। यह पागलपन पूरे ब्लैक वुल्फ गैंग में फैल गया, जिससे वे अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात हो गए। शहर के पश्चिमी हिस्से में कोई भी उन्हें उकसाना नहीं चाहता था, जब तक कि यह बिल्कुल जरूरी न हो, क्योंकि इसका मतलब हिंसक हमले का सामना करना था। इसी वजह से सबसे ताकतवर न होने के बावजूद ब्लैक वुल्फ गैंग ने शहर के 3 प्रमुख गिरोहों में अपना दबदबा बनाए रखा था। युवा मास्टर लू ने इन पागलों को क्रोधित कर दिया था, जिससे आगे एक घातक युद्ध होना तय हो गया था। जी बॉस, चलो इस बदमाश को पकड़ते हैं और 8वें बॉस और 9वें बॉस का बदला लेने के लिए इसे तब तक तड़पाते हैं जब तक इसकी मौत न हो जाए। उससे पूछो कि उसका परिवार कहाँ है, उन सबको पकड़ो। अपने नेता के शब्दों से गिरोह का मनोबल बढ़ गया और लू किंग का उनका डर गायब हो गया। उनकी उन्मादपूर्ण स्थिति को देखकर लू किंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने उपहास उड़ाते हुए कहा, क्या ब्लैक वुल्फ गैंग बस इतना ही कह सकता है? मुझे याद है कि हॉट स्नैचर वुल्फ ने भी यही कहा था, इससे पहले कि मैंने उसका सिर काट दिया था। अच्छा, बहुत अच्छा। ब्लैक वुल्फ गुस्से से लगभग अवाक रह गया था। उसे अब उनकी दुश्मनी की कोई परवाह नहीं थी। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब उसकी एकमात्र इच्छा लू किंग को पकड़ना और उसे यातना देकर मार डालना थी। उसे नीचे उतारो। उसके आदेश पर गिरोह ने हमला शुरू कर दिया। छिपे हुए हथियारों से तीर चलाए गए, तीर दागे गए और यहाँ तक कि बिना हथियारों वाले लोगों ने भी लू किंग पर पत्थर और मिट्टी फेंकी। पलक झपकते ही उस पर तरह तरह की वस्तुएं फेंकी जाने लगीं। हालांकि उन्होंने लू किंग की गुप्त हथियारों के इस्तेमाल की कुशलता देखी थी, फिर भी उन्हें विश्वास नहीं था कि वह इस तरह के हमले का सामना कर पाएगा। जैसे ही गोले उड़े, लू किंग पेड़ से गायब हो गई। वह सभी हमलों से बच निकलने के बाद अड्डे पर फिर से प्रकट हुआ, लेकिन वहां कोई इंतजार कर रहा था। मरना। ब्लैक वुल्फ ने इसका अनुमान लगा लिया था और उसने लू किंग को नीचे गिराने के लिए प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल किया। लू किंग को जमीन पर गिरते देख लू किंग के संभलने से पहले ही उसने उस पर जोरदार मुक्का मारा। ब्लैक वुल्फ की आंखों में क्रूरता की चमक थी। उसे पूरा विश्वास था कि यह मुक्का लू किंग को या तो गंभीर रूप से घायल कर देगा या मार डालेगा, लेकिन लू किंग अविचलित रही। उसने हल्के से ब्लैक वुल्फ की बांह पकड़ी और उस बल का उपयोग करते हुए खुद को पीछे की ओर धकेला और मजबूती से नीचे उतरा। असंभव। ब्लैक वुल्फ हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लू किंग ने इतनी आसानी से उसके पूरे बल के मुक्के को बेअसर कर दिया था। मुक्केबाजी के बाद भी वह लू किंग के स्तर का अंदाजा नहीं लगा सका। लू किंग की ऊर्जा और रक्त पूरी तरह से छिपे हुए थे, जिससे वह एक रहस्य बना हुआ था। ये लड़का किस तरह का राक्षस था? क्या आप मुक्केबाजी की तकनीकों में रुचि रखते हैं? लू किंग ने दिलचस्पी से काले भेड़िए को देखा। बहुत बढ़िया, मुझे आजकल मुक्केबाजी की तकनीकों में काफी दिलचस्पी है। देखते हैं आपकी तकनीक कैसी रहती है। घमंडी बच्चा। क्रोधित ब्लैक वुल्फ ने लू किंग पर फिर से हमला किया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इस युवा लड़के का मार्शल आर्ट का स्तर उनकी दशकों की साधना से कहीं अधिक था। काले भेड़िए का हमला भयंकर था। उसके पैरों की चाल फुर्तीली थी, उसके हाथ पंजे की तरह थे, मानो कोई भेड़िया राजा अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। यह उनकी मशहूर तकनीक थी, ब्लैक वुल्फ फिस्ट। पश्चिमी सीमा के एक विचित्र आंतरिक अंगों के क्षेत्र के व्यक्ति से प्राप्त ये तकनीक मैदानी भेड़ियों की जीवन शैली से प्रेरित थी। भयंकर और दबंग, इस पर महारत हासिल करने से प्रतिष्ठित आंतरिक अंगों के क्षेत्र तक पहुंचा जा सकता है। युवा ब्लैक वुल्फ ने अपनी चालाकी से उस अजनबी का विश्वास जीत लिया और उसका इकलौता शिष्य बन गया। उस व्यक्ति की 3 साल तक सेवा करने के बाद अंततः उसे ब्लैक वुल्फ फिस्ट की सच्ची शिक्षाएं प्राप्त हुईं। एक बार जब उसने महारत हासिल कर ली, तब उसने अपना असली रूप प्रकट किया। उस व्यक्ति को जहर दिया और जब वह कमजोर हो गया तो उस पर हमला किया। अंततः उसे मार डाला और उसके पास जो कुछ भी था वह सब छीन लिया। सुदूर कैंप काउंटी में भागकर उसने उस व्यक्ति की विरासत का उपयोग प्रशिक्षण लेने और मजबूत बनने के लिए किया और अंततः ब्लैक वुल्फ गैंग की स्थापना की। इस पूरी यात्रा के दौरान ब्लैक वुल्फ फिस्ट ही काउंटी के पश्चिम में अपना वर्चस्व स्थापित करने की उसकी कुंजी रही थी। अपनी तकनीक पर पूरा भरोसा रखते हुए उनका मानना था कि समान स्तर का कोई भी व्यक्ति उनका मुकाबला नहीं कर सकता। फुर्तीले और रहस्यमय कदमों से काला भेड़िया तेजी से लू किंग के करीब पहुंचा। उसके पंजे लू किंग के गले की ओर लक्षित थे। अच्छा, भयंकर हमले का सामना करते हुए भी लू किंग शांत रहीं। वह पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा। उसकी ऊर्जा और रक्त पल भर में विस्फोटित हो गए, जिससे आसपास की हवा कांप उठी। उसका कंधा झुक गया, मुट्ठी कस गई और एक ऐसे कदम के साथ जिससे जमीन कांप उठी, उसकी दाहिनी मुट्ठी बिजली की तरह बाहर निकली, जिसका निशाना ब्लैक वुल्फ के दिल पर था। भयंकर बाघ की मुट्ठी, बाघ का हृदय प्रहार, गर्जन। लू किंग के मुक्के की ताकत ब्लैक वुल्फ के मुक्के की ताकत से 10 गुना अधिक थी। बाघ की दहाड़ की हल्की सी आवाज और पैरों के नीचे जमीन के कांपने के साथ वह मुक्का तेज और भयंकर दोनों था। क्या ब्लैक वुल्फ इतने शक्तिशाली हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था?
इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसके दिल में तेज दर्द हुआ और उसके मुंह से खून निकलने लगा। वह पीछे की ओर उड़ता हुआ उस पेड़ से जा टकराया जहां लू किंग खड़ी थी और उस पर गिरते हुए पत्तों की बौछार होने लगी। उसकी छाती में एक गहरा छेद था जो एक घातक घाव को दर्शाता था जिसने उसके शरीर को भेद दिया था। अध्याय 122 बॉस। बड़े भाई नेता ब्लैक वुल्फ को पेड़ के तने से टिका हुआ देखकर ब्लैक वुल्फ गैंग के सभी सदस्य चीखने से खुद को रोक नहीं पाए। उनके दिल भय से भर गए थे। उन्होंने अभी अभी अपने आमतौर पर दुर्जेय नेता को एक मुक्के से बुरी तरह पिटते हुए देखा था। उनकी छाती चकनाचूर हो गई थी, उनका शरीर पीछे की ओर उड़कर एक पेड़ से जा टकराया था। अब ब्लैक वुल्फ की छाती में बने गहरे छेद को देखकर गिरोह के सदस्यों को पता चल गया था कि उनके नेता के बचने की संभावना नहीं है। काला भेड़िया अभी भी जीवित था। टेंडन्स एंड बोन्स क्षेत्र के योद्धा के दृढ़ संकल्प ने उसे इतनी गंभीर चोट के बावजूद भी जीवन से चिपके रहने की शक्ति दी, लेकिन उसका सिर झुका हुआ था और वह अपनी छाती में बने विशाल छेद और चकनाचूर हृदय को देख पा रहा था। उसने अविश्वास से भरी आंखों से लू किंग की ओर सिर उठाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह लू किंग के एक भी वार को नहीं झेल पा रहा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना युवा ये युवक ठीक उसी की तरह है। टेंडन और बोन्स क्षेत्र का उस्ताद बन चुका है। कुछ क्षण पहले जब लू किंग अचानक शक्ति से भर उठा तो ब्लैक वुल्फ ने आखिरकार उसकी मार्शल आर्ट की क्षमता को पहचान लिया। धीरे धीरे लू किंग ब्लैक वुल्फ की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर पछतावे का एक अंश था। कितनी अफसोस की बात है, मुझे लगा था कि तुम कम से कम मुझे थोड़ी चुनौती तो दोगे जिससे मेरी हालिया ट्रेनिंग की परीक्षा हो सके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक भी मुक्का नहीं झेल पाओगे। तुम आखिर हो कौन? काले भेड़िए ने लू किंग की ओर देखते हुए मुश्किल से पूछा। उसे याद नहीं आ रहा था कि ब्लैक वुल्फ गैंग ने कभी ऐसे खौफनाक शख्स को उकसाया हो। टेंडन्स एंड बोन्स दायरे का एक युवा गुरु, पुराने इतिहास वाले संप्रदायों में भी शायद ही कोई ऐसा हो। ऐसा व्यक्ति इस दूरदराज के इलाके में आकर ब्लैक वुल्फ गैंग के खिलाफ दुश्मनी क्यों जताएगा? उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नॉवल फायर नीति वेबसाइट खोजें। मैं कौन हूँ ये जानने की आपको जरूरत नहीं है। आपको बस इतना जानना है कि मैं ब्लैक वुल्फ गैंग को नष्ट करने आया हूँ, लू किंग ने शांत भाव से कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया उसकी आकृति अचानक गायब हो गई और शेष ब्लैक वुल्फ गैंग के सदस्यों के सामने फिर से प्रकट हो गई। दहाड़। बाघ की दहाड़ की हल्की सी आवाज गूंजी और लू किंग के हाथ तेजी से आगे बढ़े जिससे गिरोह के दो सदस्यों की छाती पर सीधा प्रहार हुआ। हड्डियों के टूटने की कई आवाजें आईं और दोनों सदस्य खून उगलते हुए पीछे की ओर गिर पड़े। जमीन पर गिरने से पहले ही उनकी मौत हो गई। भयंकर बाघ की मुट्ठी। भयंकर बाघ पहाड़ से उतरता है। एक ही वार में गिरोह के दो सदस्यों को मार गिराने के बाद भी लू किंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने जरा भी गति नहीं हारी और मुक्कों से फिर वार करते हुए दो और गिरोह के सदस्यों को हड्डियां चकनाचूर कर देने वाले प्रहारों से मार डाला। लू किंग भीड़ों के बीच शेर की तरह ब्लैक वुल्फ गैंग के सदस्यों के बीच से गुजरा। उसके हर मुक्के से एक और गैंग सदस्य मारा जा रहा था। पहले तो गैंग के सदस्यों ने अपनी संख्या का फायदा उठाते हुए पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि लू किंग के हर वार से उनके दो और साथी मारे जा रहे थे। देखते ही देखते उनमें से आधे ही बचे थे। यहाँ तक कि सबसे ताकतवर लोग भी लू किंग के एक वार का सामना नहीं कर पाए। बाकी बचे सदस्य भय से तुरंत बेहोश हो गए। भागो, यह आदमी इंसान नहीं है, राक्षस, राक्षस, हमें बख्श दो, कृपया हमें बख्श दो। हालांकि ब्लैक वुल्फ गैंग के सदस्य निर्दयी थे, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे। लू किंग के सामने खुद को कमजोर समझते हुए वे या तो भाग गए या दया की भीख मांगने लगे और उन्होंने अपना पुराना अहंकार बिल्कुल भी नहीं दिखाया। लेकिन लू किंग को इन दुष्टों पर जरा भी दया नहीं आई। चाहे वे भागें या दया की भीख मांगें, वह सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता था, उनका पीछा करता था और एक ही मुक्के से उन्हें मार डालता था। जल्द ही ब्लैक वुल्फ गैंग के सभी सदस्य मारे गए, यहाँ तक कि दोनों डिप्टी जो टेंडन्स एंड बोन्स क्षेत्र के माहिर थे लू किंग के एक भी मुक्के का सामना नहीं कर सके और आंतरिक अंगों के चकनाचूर होने से उनकी मृत्यु हो गई। पलक झपकते ही कभी शक्तिशाली और दबंग रहे ब्लैक वुल्फ गैंग का लू किंग ने अकेले ही पूरी तरह से सफाया कर दिया। मागो और बाकी लोग सन्नाटे में खड़े होकर देखते रहे। शियाओ तियान और उसके साथी विस्मय से भरे हुए थे और लू किंग को श्रद्धा से देख रहे थे। उन्होंने ब्लैक वुल्फ की दुर्जेय उपस्थिति को प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया था और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने शक्तिशाली योद्धा को लू किंग ने एक ही मुक्के से मार डाला था। लू किंग आखिर कितना शक्तिशाली था? मागो भी गहरे सदमे में था। वह लू किंग की ताकत से वाकिफ था क्योंकि उसने कुछ समय पहले ही लू किंग को टेंडन्स एंड बोन्स क्षेत्र में एक रहस्यमय मार्शल आर्टिस्ट को मारते हुए देखा था। लू किंग के तलवारबाजी कौशल ने तो आंतरिक अंगों के क्षेत्र के एक उस्ताद को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए जब मागो ने लू किंग को देखा तो उसे काफी राहत मिली, ये जानकर कि उनकी जान कुछ समय के लिए सुरक्षित है। लू किंग की ताकत के आगे वह टेंडन्स एंड बोन्स दायरे के ब्लैक वुल्फ जैसे किसी के सामने भी बहुत कमजोर नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, लू किंग के पास एक रहस्यमय दुर्जेय प्राणी था जो आंतरिक अंगों के क्षेत्र में मौजूद महारथियों को आसानी से मार सकता था। हालांकि मागो को यह उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में लू किंग की मार्शल आर्ट उस स्तर तक पहुंच जाएगी जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। बिना तलवार चलाए एक ही मुक्के से ब्लैक वुल्फ को मार गिराना वाकई आश्चर्यजनक था। लू किंग की मार्शल आर्ट में हुई प्रगति बेहद चौंकाने वाली थी। आखिर उनकी पिछली मुलाकात को आधा महीना भी नहीं बीता था। मागो, क्या तुम सब ठीक हो? ब्लैक वुल्फ गैंग के सभी सदस्यों को मारने के बाद लू किंग ने अंत में मागो और अन्य लोगों की ओर रुख किया।
ब्लैक वुल्फ की बात करें तो लू किंग द्वारा अन्य गिरोह के सदस्यों का नरसंहार करते समय ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। सौभाग्य से आप समय पर आ गए, भाई लू किंग। हम सब ठीक हैं, मागो ने राहत भरी आवाज में कहा। वैसे भाई लू किंग, आप यहाँ क्यों आए थे? इस झड़प में उनमें से किसी की भी मौत नहीं हुई। सबसे गंभीर रूप से घायल एक अधीनस्थ सैनिक था, जिसके सिर पर ब्लैक वुल्फ के मुंह से निकले मलबे से चोट आई थी। मैं श्याओ यान के साथ नदी किनारे मछली पकड़ रहा था और तभी मैंने इस समूह को वहां से गुजरते देखा। मुझे डर था कि कहीं कुछ हो न जाए, इसलिए मैं उनके पास गया, लू किंग ने बताया। मागो अवाक रह गया। वह जानता था कि लू किंग को मछली पकड़ना बहुत पसंद था और उसने महंगे कांटों पर काफी पैसा भी खर्च किया था। लेकिन ये सोचकर कि लू किंग ने मछली पकड़ते समय ब्लैक वुल्फ गैंग की गतिविधियों का पता लगा लिया, मागो असमंजस में पड़ गया कि उसे अपनी किस्मत पर शुक्रगुजार होना चाहिए या ब्लैक वुल्फ गैंग के दुर्भाग्य पर तरस खाना चाहिए। मागो, इन लाशों का क्या करें? लू किंग ने बिखरे हुए शवों को देखते हुए पूछा। इसे शियाओ तियान और बाकी लोग संभाल लें, मागो ने हाथ हिलाते हुए कहा। वे इस तरह के काम से अच्छी तरह वाकिफ हैं। शियाओ तियान और उनका समूह। मागो, कृपया हमें हत्यारों जैसा मत दिखाओ। हमें इस बारे में सिर्फ इसलिए पता है क्योंकि पिछली बार हमने लू किंग को पूरे गांव की लाशें साफ करने में मदद की थी। ब्लैक वुल्फ के शव के सामने खड़े होकर मागो ने मन ही मन आह भरी। काउंटी में ब्लैक वुल्फ की कुख्याति थी। काउंटी के शीर्ष 3 गिरोहों में ब्लैक वुल्फ गिरोह का उदय काफी हद तक ब्लैक वुल्फ की ताकत के कारण ही हुआ था। टेंडन्स एंड बोन्स क्षेत्र का एक उस्ताद काउंटी के शीर्ष योद्धाओं में शुमार था, जो केवल वेई परिवार और काउंटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाद दूसरे स्थान पर था। लेकिन इतना शक्तिशाली योद्धा भी लू किंग के एक भी वार का सामना नहीं कर सका। भाई लू किंग, तुम्हें एक को जिंदा छोड़ देना चाहिए था। ब्लैक वुल्फ गैंग का आना संदिग्ध है। हमें नहीं पता कि उन्हें इस छोटे से इलाके में गड़बड़ी फैलाने के लिए किसने भेजा है, मागो ने कहा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें भेजने वाला व्यक्ति पहले ही यहाँ आ चुका है, लू किंग ने अचानक कहा। तुमने क्या कहा? मागो चौंक गया। हालांकि लू किंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि दूर स्थित एक बड़े पेड़ की ओर देखते हुए जोर से कहा, तुम यहाँ काफी देर से हो, क्या तुम खुद को दिखाने की योजना नहीं बना रहे हो? मागो ने तुरंत पेड़ की ओर देखा। कितना दिलचस्प, एक साधारण टेंडन्स एंड बोन्स दायरे का योद्धा मेरी उपस्थिति का पता लगा सकता है। तुम कौन हो? पेड़ के पीछे से एक आवाज आई। फिर सफेद वस्त्र पहने एक युवक हाथ में जेट का पंखा लिए पेड़ के पीछे से बाहर निकला। अध्याय 123। जब मागो ने सफेद कपड़ों में उस युवक को देखा तो वह बुरी तरह कांप उठा। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि उसने पहले उस दूसरे व्यक्ति का जरा सा भी आभास नहीं किया था, ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उसकी धारणा में सफेद वस्त्र पहने उस युवक की रक्त और ऊर्जा की उपस्थिति एक अथाह खाई जितनी गहरी थी, जो उस अनाम घाटी में देखे गए अधेड़ उम्र के व्यक्ति से भी अधिक भयावह थी। आंतरिक अंगों का क्षेत्र। इसके अलावा वह आंतरिक अंगों के क्षेत्र का एक ऐसा साधक था जो उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति से भी कहीं अधिक शक्तिशाली था। मागो ने तुरंत अपने मन में यह निर्णय ले लिया। लू किंग का चेहरा भी उतना ही गंभीर था। उसकी दृष्टि में सफेद वस्त्र पहने युवक के शरीर से गाढ़े लाल प्रकाश की एक परत निकल रही थी। बाय युहुआ, उत्तरी सीमा के तियान कांग संप्रदाय की शिष्या, पूर्व दिव्य मार्शल आर्टिस्ट वांग कांगई की दूसरी शिष्या, जिसका चरित्र कपटी और कपटी, चंचल और अप्रत्याशित है। साधना, प्रसवोत्तर आंतरिक अंगों का क्षेत्र विस्फोटक शक्ति के लिए एक गुप्त तकनीक रखता है, जो अस्थायी रूप से उसकी युद्ध शक्ति को दोगुना कर देता है। अपने गुरु के पक्षपात और उपेक्षा के कारण वह मन में द्वेष रखता है और अपने अन्य साथी शिष्यों से गहरी ईर्ष्या रखता है। जैसा कि उम्मीद की, वह तियान कांग संप्रदाय से था। सफेद कपड़े पहने युवक के बारे में जानकारी देखकर लू किंग समझ गई, लेकिन यह वांग कांगई, हालांकि एक पूर्व स्वर्गीय विशेषज्ञ था, वास्तव में शिष्यों को सिखाने में अच्छा नहीं था। ऐसा क्यों है कि हर शिष्य में विद्रोही स्वभाव होता है, जो न केवल साथी शिष्यों के बीच कलह पैदा करता है बल्कि अपने गुरु के प्रति गहरी नाराजगी भी रखता है। दूसरी ओर सफेद कपड़े पहने युवक भी इस क्षण को देखकर गहरे सदमे में था। हाल ही में उनके 7वें और तीसरे छोटे भाइयों की मृत्यु के कारण उनके मालिक क्रोधित हो गए और यह पता लगाने का आदेश जारी किया कि किस गुट ने हस्तक्षेप किया था। इन आदेशों में से एक ये भी था कि उन्हें वेई शिंगे की पत्नी और बच्चों की तलाश जारी रखने का काम सौंपा गया था। अपने तीसरे और 7वें भाइयों की मौत देखने के बाद सफेद कपड़े पहने वह युवक इतनी आसानी से अपनी जान को जोखिम में कैसे डाल सकता था, लेकिन वह अपने मालिक के आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता था। इसलिए उसने हाल ही में पराजित किए गए एक गिरोह का सीधे इस्तेमाल करके शहर के बाहर की खबरों की जांच करने का काम सौंपा। जहां तक उसकी बात है, वह इन लोगों के पीछे पीछे चल रहा था, इस उम्मीद में कि अंधेरे में छिपे हुए सांप को बाहर निकाल सके। उस रहस्यमय गुट से डरने के कारण सफेद कपड़े पहने उस युवक ने ब्लैक वुल्फ गैंग का बहुत करीब से पीछा करने की हिम्मत नहीं की और हमेशा 1 या 2 मील की दूरी बनाए रखी। इस तरह वह ये सुनिश्चित कर सकता था कि ब्लैक वुल्फ गैंग द्वारा हंगामा मचाए जाने पर वह समय पर प्रतिक्रिया दे सके और साथ ही अपनी सुरक्षित वापसी भी सुनिश्चित कर सके। अप्रत्याशित रूप से इस दूरी के कारण जब उसने ब्लैक वुल्फ गैंग के सदस्यों की चीखें सुनी और चुपके से वहां पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतने कम समय में ही लू किंग ने पूरे ब्लैक वुल्फ गैंग का सफाया कर दिया था। लू किंग का युवा चेहरा देखकर सफेद कपड़े पहने युवक कांप उठा।
जब वह चुपके से वहां पहुंचा तो उसने संयोगवश लू किंग को ब्लैक वुल्फ गैंग के अंतिम कुछ सदस्यों को मारते हुए देखा। ऊर्जा और रक्त के प्रवाह से वह जान गया कि लू किंग महान उपलब्धि के स्तर पर एक टेंडन और बोन्स क्षेत्र की मार्शल आर्टिस्ट थी। टेंडन्स एंड बोन्स दायरे का मार्शल आर्टिस्ट दुर्लभ नहीं था, लेकिन इतनी कम उम्र का टेंडन्स एंड बोन्स दायरे का मार्शल आर्टिस्ट अत्यंत दुर्लभ था। उन शीर्ष संप्रदायों में भी ऐसा प्रतिभाशाली शिष्य मिलना मुश्किल था। कम से कम उनके तियान कांग संप्रदाय में तो ऐसा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था। इसलिए जैसे ही उसने लू किंग को देखा, सफेद कपड़ों वाले युवक को लगभग यकीन हो गया कि लू किंग निश्चित रूप से उस रहस्यमय गुट से जुड़ा हुआ है जिसकी वे तलाश कर रहे थे। साधारण पारिवारिक वंशों के लिए इतने कम उम्र के टेंडन्स एंड बोन्स क्षेत्र के विशेषज्ञ को तैयार करना बिल्कुल असंभव था। लू किंग की पहचान की पुष्टि करने के बाद सफेद कपड़े पहने युवक पीछे हटना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से लू किंग द्वारा उसकी उपस्थिति का खुलासा किया गया। असाधारण रूप से प्रभावशाली एक साधारण टेंडन्स एंड बोन्स क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट ने मेरी उपस्थिति को भांप लिया। तुम किस संप्रदाय के प्रमुख शिष्य हो? सफेद वस्त्र पहने युवक ने आराम से अपने जेड पंखे को हिलाते हुए पूछा। उसकी बातें सुनकर मागो का दिल कांप उठा, ये जानते हुए कि उसका पहले का अनुमान सही था और लू किंग वास्तव में टेंडन और बोन्स क्षेत्र की महान उपलब्धि के चरण तक पहुंच गया था। हालांकि लू किंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि गंभीरता से कहा, मास्टर माँ, एक तरफ हट जाइए। मागो ने सिर हिलाया और बिना किसी झिझक के तेजी से पीछे हट गया। वह जानता था कि यहाँ रहना लू किंग के लिए केवल एक बोझ ही होगा। लू किंग को उसकी बात अनसुनी करते देख सफेद कपड़े पहने युवक की आंखों में थोड़ी सी नाराजगी झलक उठी, लेकिन वह तुरंत क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि वह और भी अधिक सतर्क हो गया। लू किंग का अहंकार निश्चित रूप से ये दर्शाता था कि उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ तो था। उसके मन में उस अनाम घाटी में तीसरे और सातवें जूनियर की मौत का दृश्य कौंध गया। ये सोचकर सफेद वस्त्र पहने युवक ने अपने हाथों को जोड़कर कहा, चूंकि आप अपनी पहचान प्रकट करने को तैयार नहीं हैं, इसलिए मैं अब चलता हूँ। ये कहने के बाद उसने हल्के से अपना पैर पटका और तुरंत पीछे हट गया। इस अचानक हुए बदलाव ने लू किंग को अचंभित कर दिया। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि आंतरिक अंगों के क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ टेंडन और हड्डियों के क्षेत्र के उनके जैसे मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ बिना लड़ाई के पीछे हट जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे कपटी और विश्वासघाती, चंचल और अप्रत्याशित बताया गया, जो अपनी प्रतिष्ठा की बिल्कुल परवाह नहीं करता था और कुछ भी गलत महसूस होते ही तुरंत पीछे हट जाता था। लेकिन क्या वह बच पाएगा? लू किंग आगे बढ़ी और सफेद कपड़े पहने युवक के पीछे हटने की दिशा में उसका पीछा करने लगी। माँ, यहाँ का सारा काम संभाल लीजिए। ठीक है। लू किंग और सफेद वस्त्र पहने युवक को जंगल में गायब होते देख मागो के पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। लड़ाई का स्तर इतना गंभीर था कि उसमें हस्तक्षेप करना उसकी क्षमता से परे था। हालांकि उसे लू किंग की सुरक्षा की चिंता नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि अगर लू किंग ने पीछा करने की हिम्मत की तो अनाम घाटी का रहस्यमय प्राणी निश्चित रूप से आसपास ही होगा। वह एक भयानक प्राणी था जो आंतरिक अंगों के क्षेत्र के विशेषज्ञ को आसानी से मार सकता था। उसकी मौजूदगी को देखते हुए वह इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित था कि सफेद कपड़ों में लिपटा युवक सफलतापूर्वक भाग पाएगा या नहीं। माताजी, अब हमें क्या करना चाहिए? इस समय जियाओ तियान और अन्य लोगों ने सावधानीपूर्वक पूछा। सफेद वस्त्र पहने उस युवक के जाने के समय उसके द्वारा प्रकट हुई आभा ने उन्हें भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। ये ब्लैक वुल्फ से भी कहीं ज्यादा भयानक एहसास था। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि किस तरह के विशेषज्ञ में इतनी भयावह आभा हो सकती है। इन शवों को संभालना जारी रखो, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। चिंता मत करो भाई, लू किंग के आसपास होने से सब ठीक हो जाएगा। मागो ने संक्षिप्त निर्देश दिए और जल्दी से घर के अंदर चला गया। गुप्त कमरे में पहुंचकर और श्रीमती वेई और उनके बेटे को अभी भी वहीं पाकर उसने राहत की सांस ली। उन्हें वास्तव में डर था कि श्रीमती वेई और उनका बेटा सुरंग के रास्ते भाग निकले होंगे, जिससे उनकी तलाश करना फिर से मुश्किल हो जाएगा। मागो, बाहर क्या हुआ? मागो को अंदर आते देख श्रीमती वेई और उनका बेटा चौंक गए और युवा स्वामी वेई ने तुरंत पूछा, मैडम, अभी अभी ब्लैक वुल्फ गैंग का सरगना ब्लैक वुल्फ अपने गिरोह के सदस्यों के एक बड़े समूह के साथ आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। मागो ने जवाब दिया। ब्लैक वुल्फ गैंग को कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? युवा मास्टर वेई ने चिंता से पूछा। श्रीमती वेई ने भौहें चढ़ा लीं। उन्होंने अपने पति से सुना था कि ब्लैक वुल्फ टेंडन्स एंड बोन्स क्षेत्र का एक मार्शल आर्टिस्ट है। अगर वह जबरदस्ती घर में घुस जाता तो केवल मागो और घर में मौजूद लोगों के साथ उसे रोकना असंभव था। मुझे नहीं पता, लेकिन निश्चिंत रहें, भाई लू किंग समय पर पहुंच गए और उन्होंने ब्लैक वुल्फ गैंग के सभी बदमाशों को मार गिराया है। संकट फिलहाल टल गया है। क्या डॉक्टर लू आए थे? युवा मास्टर वेई ने आश्चर्य से पूछा। श्रीमती वेई भी चौंक गईं। ऐसा लग रहा था कि मागो ने कहा था कि लू किंग ने ब्लैक वुल्फ गैंग के सभी सदस्यों को मार डाला था। क्या इसमें टेंडन और हड्डियों के क्षेत्र के विशेषज्ञ ब्लैक वुल्फ भी शामिल हैं? लिटिल डॉक्टर लू अब कहाँ है? ब्लैक वुल्फ गैंग के पीछे कोई और भी ताकतवर है। भाई लू किंग उसका पीछा कर रहे हैं। मुझे डर था कि तुम सुरंग से भाग जाओगे, इसलिए मैं पहले स्थिति का जायजा लेने आया। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। क्या? ये सुनकर श्रीमती वेई और युवा मास्टर वेई और भी अधिक चौंक गए। अध्याय 124। जंगल में लू किंग सफेद वस्त्र पहने उस युवक का लगातार पीछा कर रही थी। तुम आंतरिक अंगों के क्षेत्र के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ यहाँ आए और अब बिना लड़े भाग रहे हो।
क्या तुम्हें दुनिया द्वारा उपहास किए जाने का डर नहीं है? कुछ ही दूरी पर सफेद वस्त्र पहने युवक को देखकर लू किंग ने जोर से कहा। सफेद वस्त्र पहने युवक लू किंग को अपने करीब आते देख क्रोधित और भयभीत दोनों हो गया। वह इस बात से क्रोधित था कि टेंडन्स एंड बोन्स दायरे के एक साधारण लड़के ने उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत की और कोई सम्मान नहीं दिखाया। वह चिंतित था क्योंकि अगर लू किंग इतनी हिम्मत से उसका पीछा करने की हिम्मत करता है तो इसका मतलब है कि उसे किसी का समर्थन प्राप्त है, संभवतः वही व्यक्ति जिसने पास में ही लाओ सान और लाओ क्यूई की हत्या की थी। ये सोचकर हालांकि सफेद वस्त्र पहने युवक क्रोधित हो गया और लू किंग को तुरंत पकड़ना चाहता था, लेकिन उसके कदम और भी तेज हो गए। वह हमेशा सतर्क रहता था और उसने पहले ही यहाँ की स्थिति की जानकारी अपने स्वामी को देने और अपने बड़े भाई से मदद मांगने का फैसला कर लिया था। हालांकि वह अपने बड़े भाई से ईर्ष्या करता था, लेकिन उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि ताकत के मामले में उसका बड़ा भाई उससे कहीं बेहतर था। आंतरिक अंगों के क्षेत्र में अपने चरम पर जन्मोत्तर क्षेत्र की सीमाओं तक पहुंचने वाला व्यक्ति पूर्व दिव्य विशेषज्ञों की अनुपस्थिति में लगभग सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट होता था। उनके बड़े भाई के हस्तक्षेप से किसी भी छिपे हुए विशेषज्ञ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तब तक केवल टेंडन्स एंड बोन्स दायरे के लड़के लू किंग को पकड़ना हाथ घुमाने जितना आसान हो जाएगा। सफेद कपड़ों में उस युवक को और भी तेज दौड़ते देख लू किंग ने मन ही मन आह भरी, यह महसूस करते हुए कि उसे ताने मारकर रोकना असंभव था। हाल ही में उसकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी और वह आंतरिक अंगों के क्षेत्र के एक विशेषज्ञ के खिलाफ अपनी वर्तमान ताकत का परीक्षण करना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से सफेद कपड़ों में मौजूद युवक इतना सतर्क था कि उसने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। जैसे ही सफेद कपड़ों वाला युवक उसकी नजरों से ओझल होने वाला था, लू किंग के पास चिल्लाने के अलावा कोई चारा नहीं था। श्याओली, उसे रोको। जैसे ही उसने बात की, सफेद कपड़े पहने उस युवक को तुरंत पीछे से तीव्र खतरे का एहसास हुआ, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ये कैसे संभव है? सफेद कपड़े पहने युवक को गहरा सदमा लगा। लू किंग को 20 झांक से भी ज्यादा दूर होना चाहिए था। वह उसके इतने करीब कैसे हो सकता है? अपने पीछे चुभती ठंड को महसूस करते हुए संकट के क्षण में सफेद वस्त्र पहने युवक के पास अपने मुड़े हुए जेड के पंखे से पीछे की ओर वार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वूश! सफेद वस्त्र पहने उस युवक का शक्तिशाली और तीखा प्रहार अगले ही पल खाली हवा में जा टकराया। उसका हाथ हल्का महसूस हुआ। कठोर जेड पत्थर से बना और स्टील जितना मजबूत उसका पंखा बीच से कट गया था। उसके हाथ में दर्द हो रहा था और अगर उसने तुरंत अपना हाथ पीछे न खींचा होता तो उसकी कलाई कट सकती थी। क्या? सफेद कपड़े पहने युवक भयभीत हो गया। वह झट से एक ऐसे पेड़ के पीछे छिप गया जो इतना घना था कि उसे गले लगाया जा सके और पीछे मुड़कर देखा। उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके पीछे कुछ भी नहीं था। सबसे नजदीक लू किंग थी, जो 10 झांक से अधिक दूरी पर थी और उसकी ओर दौड़ रही थी। उस पर अभी अभी किसने हमला किया था? जमीन पर बिखरे हुए जेड के पंखे और अपने हाथ पर लगे गहरे घावों को घूरते हुए सफेद कपड़े पहने उस युवक को भय की एक गहरी अनुभूति हुई। अज्ञात ही सबसे भयावह था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि किस तरह का हमला पल भर में उसके हाथ को लगभग बेकार कर सकता है, लेकिन वह जानता था कि इसका संबंध निश्चित रूप से लू किंग से था, क्योंकि लू किंग के चिल्लाने के ठीक बाद ही उस पर हमला हुआ था। ये लो! सफेद कपड़ों में लिपटा युवक सतर्क रहा, लेकिन लू किंग ने उसके सदमे के प्रति कोई चिंता नहीं दिखाई। शियाओ ली को उस आदमी को रोकते हुए देखकर लू किंग बिना गति कम किए आगे बढ़ा, अपनी लंबी तलवार निकाली और अदम्य बल से वार किया। वार की गति इतनी तीव्र थी मानो वह सफेद कपड़े पहने युवक और पेड़ दोनों को बीच से काट देना चाहती हो। ये ब्लेड तकनीक! लू किंग के वार की ताकत को महसूस करते हुए सफेद कपड़े पहने युवक कांप उठा। उसे इस वार में खतरे का आभास हुआ। अगर वह सावधान नहीं रहता तो उसे भी गंभीर चोट लग सकती थी। एक साधारण सी टेंडन और बोन्स रील्म की लड़की जो इस तरह की तलवारबाजी की तकनीक का प्रदर्शन कर सकती थी। आखिर यह बच्चा कौन था? हालांकि सदमे में होने के बावजूद सफेद वस्त्र पहने उस युवक ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने अपने दाहिने हाथ से बहते खून को रोका और अपने बाएं हाथ से अपनी कमर से एक चांदी की रोशनी निकाली जो एक जहरीले सांप की तरह लू किंग के गले की ओर बढ़ी। इस समय सफेद वस्त्र पहने उस युवक को इस बात की परवाह नहीं थी कि उस पर किसने हमला किया था। उसका एकमात्र मौका लू किंग को जल्दी से पकड़ना था ताकि उस रहस्यमय शक्ति को दुविधा में डालकर उसे भागने का मौका मिल सके। एक लचीली तलवार, चांदी की रोशनी का असली स्वरूप देखकर लू किंग आश्चर्यचकित रह गई। उसने सोचा कि जेड का पंखा उस युवक का हथियार है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी असली कुशलता तलवारबाजी में, विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण लचीली तलवार तकनीक में निहित है। ये युवक के धूर्त स्वभाव से मेल खाता था। युवक के हाथ में लचीली तलवार सांप की तरह लहराई, तेजी से लू किंग की तलवारबाजी की मुद्रा को तोड़ते हुए उसके गले की ओर बढ़ी। इस एक चाल से ही उनकी उत्कृष्ट तलवारबाजी का प्रदर्शन हुआ। पेड़ के तने की आड़ लेते हुए और सांप की तरह अचानक हमला करते हुए ये बेहद घातक और सटीक था। एक सामान्य टेंडन्स एंड बोन्स दायरे का योद्धा, यहाँ तक कि अपने चरम पर भी, इसे रोकना मुश्किल पाएगा और उसे घातक रूप से भेद दिया जाएगा। लेकिन लू किंग स्पष्ट रूप से कोई साधारण टेंडन्स एंड बोन्स दायरे का योद्धा नहीं था। अपनी कृपाण की तुलना में लचीली तलवार को तेज महसूस करते हुए उसने तुरंत अपनी चाल बदल दी। उनकी शक्तिशाली कृपाण तकनीक एक प्रवाहम बंधनकारी शक्ति में परिवर्तित हो गई, जिसने लचीली तलवार को विक्षेपित कर दिया। उसकी कलाई घूमी और एक सहज गति से उसकी तलवार पेड़ के चारों ओर घूमकर युवक की गर्दन की ओर बढ़ गई।
इस बच्चे की तलवार चलाने की तकनीक तो कमाल की है। अचानक हुए इस बदलाव ने युवक को अचंभित कर दिया। तलवार को अपनी गर्दन पर आते देख वह झट से नीचे झुक गया और बाल बाल बच गया। खुद को दूर ढकेलने के लिए लुढ़कते हुए उसने लू किंग को हैरानी से देखा। उसे याद ही नहीं था कि लू किंग ने उसे कितनी बार चौंकाया था, लेकिन लू किंग की तलवारबाजी की तकनीक उनकी उम्मीदों से कहीं बेहतर थी। कठोरता से कोमलता में इतनी सहजता से परिवर्तन होना अभूतपूर्व था। तलवारबाजी में महारत का ये स्तर उसने भी पहले कभी नहीं देखा था। कठोरता और कोमलता का अद्भुत मेल, बारीकी और निपुणता का संगम। बच्चे, क्या तुमने लाओ जी को मार डाला? सफेद वस्त्र पहने युवक को अचानक अज्ञात घाटी में लाओ क्यूई की मृत्यु याद आ गई और वह अचानक बोल पड़ा। लाओ क्यूई का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था, उसका कवच फट गया था, लेकिन उसके शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। ये स्पष्ट था कि दुश्मन की ताकत इतनी नहीं थी कि वह एक ही वार में लाओ क्यूई और उसके कवच को भेद सके। उस समय उसे आश्चर्य हुआ कि शारीरिक शक्ति की कमी के बावजूद लाओ क्यूई इतनी आसानी से क्यों मारा गया। अब लू किंग की तलवारबाजी की तकनीक को देखकर उसे आखिरकार समझ आ गया। अगर यह बच्चा होता तो लाओ क्यूई के पास वाकई कोई मौका नहीं होता। लू किंग ने उस युवक के गुस्से भरे आउटबर्स्ट को नजरअंदाज कर दिया। वह जानता था कि लाओ क्यूई संभवतः टोंग कांगलांग ही था, लेकिन उसने ऐसे सवालों का जवाब नहीं दिया। युवक का ध्यान भटकते देख लू किंग ने मौके का फायदा उठाते हुए आगे बढ़कर फिर से वार किया। तलवारबाजी का उस्ताद भी आखिर नसों और हड्डियों के दायरे में ही आता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? सफेद वस्त्र पहने युवक लू किंग की चुप्पी से क्रोधित हो गया। हालांकि वह ये समझ नहीं पा रहा था कि लू किंग ने इतनी कम उम्र में इतनी महारत कैसे हासिल कर ली थी। फिर भी उस क्षेत्र को बनाए रखने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है। यदि आंतरिक अंगों के क्षेत्र का कोई योद्धा किसी कुशल तलवारबाजी की तकनीक का उपयोग करता है तो उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। लेकिन टेंडन और हड्डियों का क्षेत्र अलग था। दो लोगों के बीच की खाई को आसानी से पार नहीं किया जा सकता था। जैसे ही लू किंग का भयंकर वार करीब आया, उस युवक की लचीली तलवार बाहर निकली और लू किंग की कलाई पर निशाना साधा। लू किंग की कलाई मुड़ गई, जिससे वह वार से बच गया और उसकी तलवार अपने चाप में आगे बढ़ती रही। क्लैंग 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 तलवारों के टकराने की आवाज लगातार आ रही थी और चांदी जैसी रोशनी चमक रही थी। कुछ ही क्षणों में उन्होंने एक दूसरे पर दर्जनों वार किए। एक व्यक्ति के पास गहन साधना, अपार शक्ति और बिजली की गति थी। दूसरे व्यक्ति को तलवारबाजी में गहरी महारत हासिल थी और वह त्रुटिहीन तकनीकों का प्रदर्शन करता था। कुछ समय तक दोनों में से कोई भी बढ़त हासिल नहीं कर सका। क्लैंग, एक और जोरदार झड़प हुई। लू किंग का हमला फिर से नाकाम कर दिया गया। सफेद कपड़ों में लिपटे उस युवक ने पलटवार की ताकत का इस्तेमाल करते हुए पीछे हटकर क्षण भर के लिए लू किंग की पहुंच से बाहर निकल गया। इस बार लू किंग ने पीछा नहीं किया, वह वहीं खड़ी रही। लू किंग के शांत स्वभाव को देखकर उस युवक को गुस्सा आया। अगर उनके दाहिने हाथ में चोट न लगी होती तो बाएं हाथ का इस्तेमाल करना इतना अनाड़ीपन भरा नहीं होता और लू किंग इतनी आसानी से उनके वार को रोक नहीं पाता। अब आंतरिक अंगों के विशेषज्ञ के रूप में वह टेंडन और हड्डियों के क्षेत्र से बराबरी का मुकाबला कर रहा था, जो कि घोर शर्मनाक था। युवक के उदास चेहरे को देखकर लू किंग ने मन ही मन आह भरी। उसने गौर किया कि युवक की तलवार चलाने की तकनीक हालांकि भयंकर थी, लेकिन कुछ हद तक अव्यवस्थित थी। संभवतः बाएं हाथ का उपयोग करने की अज्ञानता के कारण ऐसा हुआ, अन्यथा लू किंग के लिए स्थिति और भी कठिन हो जाएगी। लू किंग को भी एहसास हुआ कि वह उस युवक का मुकाबला मुश्किल से ही कर सकता है। उसे मारना लगभग असंभव था। आंतरिक अंगों का क्षेत्र वास्तव में दुर्जेय था, यहाँ तक कि घायल होने पर भी वह उस स्थिति से कहीं अधिक शक्तिशाली था जिसे टेंडन और हड्डियों का क्षेत्र आसानी से मार सकता था। अगर उस युवक को लू किंग के विचार पता चल जाते तो वह और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता। एक मामूली टेंडन्स एंड बोन्स का लड़का जो सौभाग्य से उससे बराबरी का मुकाबला कर पाया, फिर भी उसे हराने का सपना देख रहा था। ये सरासर अहंकार था, लेकिन वह युवक आंतरिक रूप से संघर्ष कर रहा था। सामान्य युद्ध में वह लू किंग को हरा नहीं सकता था। क्या उसे अपनी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए? वह झिझका। उस गुप्त तकनीक से उसकी ताकत पल भर में दोगुनी हो सकती थी, जिससे लू किंग को हराना आसान हो जाता। लेकिन यह उसका आखिरी उपाय था जो उसने उस रहस्यमय शक्ति के लिए आरक्षित रखा था जिसने उसे घायल किया था। अब इसका इस्तेमाल करने से वह उस छिपे हुए खतरे के खिलाफ रक्षाहीन हो जाएगा। इसके अलावा ये तकनीक बाद में उसे कमजोर कर देगी। अगर वह लू किंग को जल्दी पकड़ने में नाकाम रहा तो यही उसका अंत होगा। जियो ली, हमला। जब युवक हिचकिचाया तो लू किंग ने अचानक शियाओ ली को आदेश दिया। चूंकि उसने अपनी ताकत का अंदाजा लगा लिया था, इसलिए लड़ाई को लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं थी। इस चक्की के पत्थर का अब कोई मूल्य नहीं रह गया था। आदेश मिलते ही लू किंग ने अपनी तलवार लेकर हमला कर दिया। स्पष्ट रूप से युद्ध संबंधी नैतिक नियमों का त्याग करते हुए वे शियाओ ली के साथ मिलकर साजिश रचने का इरादा रखते हैं। लू किंग को दोबारा नाम पुकारते सुनकर युवक का दिल कांप उठा। पहले जैसी ठंड फिर लौट आई। बिना किसी झिझक के उसने अपनी ऊर्जा और रक्त प्रवाह को उत्तेजित किया, जिससे उसके स्पर्श बिंदु सक्रिय हो गए। गुप्त तकनीक के सक्रिय होते ही भीतर से शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न हुआ, लेकिन अगले ही पल उसे तीव्र ठंड का अनुभव हुआ। उसके सामने शून्य में एक छोटा सा सफेद पंजा प्रकट हुआ जो उसकी छाती की ओर बढ़ रहा था। ये किस तरह का राक्षस था? वह युवक भयभीत हो गया। उसने कभी ऐसी विचित्र घटना की कल्पना भी नहीं की थी। बिना सोचे समझे उसकी लचीली तलवार कांपते हुए पंजे की ओर वार करने लगी। क्लैंग, तलवार की नोक से पंजा मुड़ गया
और एक छोटा काला जानवर शून्य से उछलकर निकला, तलवार से बचते हुए, और उसकी छाती पर झपट्टा मारा। धड़ाम, एक धीमी सी आवाज गूंजी और युवक को दर्द महसूस हुआ और ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से कुछ निकल रहा हो, जिससे वह तेजी से कमजोर हो रहा था। नीचे देखने पर उसने अपनी छाती में एक बड़ा सा छेद देखा, उसका दिल गायब हो चुका था। विशेष आंतरिक कवच से भी कोई सुरक्षा नहीं मिल पा रही थी। युवक ने अविश्वास से ऊपर देखा, लेकिन एक धारदार हथियार पहले ही उसके चेहरे तक पहुंच चुका था और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। जैसे ही युवक का सिर नीचे गिरा, मरते समय उसके मन में उस अनाम घाटी का दृश्य याद आ गया। उसे अचानक समझ आ गया कि लाओ सान की मृत्यु कैसे हुई थी। धड़ाम, सिर जमीन पर लगने के बावजूद लू किंग के चेहरे के भाव अपरिवर्तित रहे। अकेले शाओ ली ही उस युवक को मार सकता था, लेकिन जटिलताओं से बचने के लिए उन्होंने शीघ्र मृत्यु का विकल्प चुना। लाश को देखकर लू किंग ने आह भरी। ऐसा प्रतीत होता था कि उनका वांग कांगई से मतभेद था। इतने कम समय में ही उनके 3 शिष्य उनकी और शियाओ ली के हाथों मारे गए थे। अगर उस पूर्व आकाशीय विशेषज्ञ को उसकी पहचान पता चल जाती तो वह निर्दयतापूर्वक बदला लेता। ये सोचकर लू किंग ने शव और सिर को उठाया और पहाड़ों की गहराई में चला गया। एक सुनसान घाटी ढूंढकर उसने अवशेषों को दफना दिया। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novefire.net वेबसाइट खोजें। इसके बाद ही उसे राहत मिली। विशाल पर्वतों में जीवित व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल था, शव को ढूंढना तो दूर की बात है। वांग कांगई के लिए अपने दूसरे शिष्य के अवशेषों को ढूंढना लगभग असंभव था। हालांकि यह उसे पूरी तरह से धोखा नहीं दे सका, लेकिन जब तक शरीर गायब था, वांग कांगई को यकीन नहीं हो सकता था कि वह मर गया है। अपने स्वामी की ताकत बढ़ने तक समय खरीदने से स्थिति बदल सकती थी। अध्याय 125। भाई लू किंग, आप वापस आ गए। जब लू किंग ग्रैंड बाजार लौटे तो मागो ने खुशी से भरे चेहरे के साथ उनका स्वागत किया और अंततः अपने पहले से तनावग्रस्त दिल को शांत कर पाए। लू किंग को गए हुए आधे घंटे से ज्यादा हो गया था और यह कहना झूठ होगा कि मागो चिंतित नहीं था। अब उसे सुरक्षित वापस देखकर उसे राहत महसूस हुई। जी हाँ, लू किंग ने सिर हिलाया। श्रीमती वेई और बाकी सब कैसे हैं? वे ठीक हैं, बस थोड़ा डरे हुए हैं। भाई लू किंग, वो सफेद कपड़ों वाला युवक? मागो ने पूछा। मामला सुलझ गया है, लू किंग ने सपाट लहजे में कहा। मागो चौंक गया। हालांकि उसे इसका पूर्वाभास था, फिर भी लू किंग द्वारा इसकी पुष्टि सुनना उसके लिए आश्चर्यजनक था। सफेद वस्त्र पहने वो युवक आंतरिक अंगों के क्षेत्र का था। उसे मिलाकर आंतरिक अंगों के क्षेत्र के 2 विशेषज्ञ पहले ही लू किंग के हाथों पराजित हो चुके थे। हालांकि इसमें उस रहस्यमय प्राणी की मदद का भी कुछ योगदान था, लेकिन वह प्राणी स्पष्ट रूप से लू किंग के अधीन था, इसलिए उसकी ताकत को कम नहीं आंका जाना चाहिए। वैसे मास्टर माँ, यहाँ अब सुरक्षित नहीं है, हमें श्रीमती वेई और बाकी लोगों को कहीं और ले जाना होगा, लू किंग ने कहा। ब्लैक वुल्फ गैंग ने अपने निशान नहीं छुपाए थे। जैसे ही काउंटी कस्बे को उनके गायब होने का पता चला, उन्होंने जांच के लिए किसी को भेजा, जिससे वे ग्रैंड बाजार तक पहुंच गए। लेकिन हम उन्हें कहाँ ले जाएं? मागो ने चिंता से पूछा। वह जानता था कि श्रीमती वेई को घर में छिपाकर रखना अब सुरक्षित नहीं था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें और कहाँ ले जाया जाए। लू किंग भी परेशान थी। श्रीमती वेई और उनका बेटा दोनों ही खतरे में थे। चाहे उन्हें कहीं भी छिपाया जाए, अगर लोग पूर्वलोक के वांग कांगई जैसे विशेषज्ञों से डरते नहीं हैं, तो उन्हें शरण देने वालों के लिए विपत्ति आ सकती है। कुछ सोचने के बाद लू किंग ने कहा, लगता है हमें उन्हें पहाड़ों में छिपाना होगा। विशाल पहाड़ों के कारण छिपना आसान था। श्रीमती वेई अपनी चोटों से उबर चुकी थी और यदि वे अच्छी तरह से तैयार थीं, तो वे कुछ समय के लिए पहाड़ों में छिप सकती थीं। यही एकमात्र तरीका है। मागो ने सिर हिलाया। चलो अंदर जाकर श्रीमती वेई की राय पूछते हैं। वे गुप्त कक्ष में गए। युवा स्वामी लू, श्रीमती वेई और उनके बेटे लू किंग को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। मागो के ये कहने पर कि लू किंग दुश्मन के पीछे गया है, वे चिंतित हो गए थे। उसे सुरक्षित लौटते देख वे अत्यंत प्रसन्न हुए। महोदया, स्वामी जी, लू किंग ने सिर हिलाया। बदमाशों का तो फिलहाल निपटारा हो चुका है, लेकिन अब आपके लिए यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। लू किंग ने उन्हें स्थानांतरित करने की अपनी योजना समझाई। श्रीमती वेई ने कुछ देर सोचा और कोई आपत्ति नहीं जताई। चूंकि उनके ठिकाने का पता चल सकता था, इसलिए वहां रहना असुरक्षित था और आसपास के लोगों के लिए विपत्ति ला सकता था। स्थानांतरण ही सबसे अच्छा विकल्प था। श्रीमती वेई की सहमति से बाकी का काम आसान हो गया। उन्होंने आवश्यक सामान पैक किया, जिसे लू किंग और मागो ने उठाया और श्रीमती वेई और उनके बेटे के साथ गुप्त मार्ग से निकल गए। जाने से पहले मागो ने शियाओ तियान और अन्य लोगों को ग्रैंड बाजार बंद करने और छिपने की जगह खोजने का आदेश दिया। गलियारे से बाहर निकलते ही लू किंग और बाकी लोग ग्रैंड बाजार के पीछे पहाड़ों में पहुंच चुके थे। लू किंग ने अपना सामान युवा मालिक को सौंप दिया और श्रीमती वेई को गोद में उठाकर वे पहाड़ों में और अंदर की ओर चल दिए। कुछ खोजबीन के बाद लू किंग को 10 मीटर से अधिक ऊंची चट्टान पर एक छिपी हुई गुफा मिली। उसे साफ करने के बाद उसने उसे अस्थायी आश्रय के रूप में इस्तेमाल किया। सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद लू किंग ने गुफा के प्रवेश द्वार पर औषधीय पाउडर का एक पैकेट बिखेर दिया। महोदया, आपको फिलहाल इसे बर्दाश्त करना होगा। ये पाउडर कीड़े मकोड़ों और जानवरों को भगाता है, इसलिए इसके यहाँ होने से आम जंगली जानवर और जहरीले कीड़े अंदर आने की हिम्मत नहीं करेंगे। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद लू किंग ने कहा, शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमती वेई ने तुरंत कहा, हालात को देखते हुए रहने की जगह मिलना ही अपने आप में एक बड़ी राहत है। मैं समय समय पर सामान लाता रहूंगा।
अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। श्रीमती वेई और उनके बेटे को व्यवस्थित करने के बाद लू किंग ने जाने की तैयारी की। वह घाटी में नहीं रुकेगा, लेकिन मागो श्रीमती वेई के साथ रहकर उनकी सहायता करेगा, क्योंकि उन्हें जंगल में जीवित रहने का कोई अनुभव नहीं था। भाई लू किंग, मुझे आपको विदा करने दीजिए, मागो ने अचानक कहा। ठीक है, लू किंग ने मना नहीं किया। वे गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और घाटी की तलहटी में छलांग लगा दी। प्रवेश द्वार पर पुरानी लताओं से बनी एक नर्म सीढ़ी थी, लेकिन उनकी कुशलता के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मास्टर माँ, मैं देख रहा हूँ कि आपकी चाल शक्तिशाली और फुर्तीली है। आप निश्चित रूप से टेंडन और बोन्स क्षेत्र में प्रवेश करने के करीब हैं, लू किंग ने मागो को देखते हुए कहा। सचमुच, उस चमड़े के कवचधारी युवक से लड़ने के बाद मुझे लगा कि मैंने टेंडन और हड्डियों के क्षेत्र के बारे में कुछ समझा है, मागो ने मुस्कुराते हुए कहा, खुद को भाग्यशाली महसूस करते हुए। चमड़े के कवच पहने एक युवक ने उसका पीछा किया, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे बचने की कोशिश की। बच निकलने के बाद उसकी क्षमता जागृत हुई और वह टेंडन और बोन्स क्षेत्र तक पहुंच गया। हालांकि कंधे की चोट के कारण वह अभी तक पूरी तरह से उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए थे। यह अच्छी खबर है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बधाई के उपहार के रूप में ये गोली ले लो। लू किंग ने एक सफेद चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और उसे मागो की ओर फेंक दिया। मागो ने इसे अजीब तरह से पकड़ा और पूछा, भाई लू किंग, यह क्या है? ये टेंडन को मजबूत करने वाली गोलियां हैं जो मुझे चीफ वेई ने दी हैं। ये टेंडन और हड्डियों के क्षेत्र में रहने वालों के लिए फायदेमंद हैं, लू किंग ने कहा। टेंडन को मजबूत करने वाली गोलियां? मागो चौंक गया। उसने इन कीमती गोलियों के बारे में सुना था। भाई लू किंग, ये बहुत कीमती है, मागो ने जल्दी से कहा। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। कोई बात नहीं, अब यह मेरे लिए बेकार है। इसे रखना फिजूल खर्ची होगी, इसलिए आप इसे रख सकते हैं। टेंडन स्ट्रेंथनिंग पिल्स का मुख्य प्रभाव टेंडन और बोन्स क्षेत्र के साधकों की सहायता करना और उनकी क्षमता को बढ़ाना है। लेकिन अर्थ विन स्पिरिट लिक्विड का उपयोग करने और अपने गुरु की सफलता से प्राप्त एलिमेंटल मिस्ट को अवशोषित करने के बाद लू किंग की क्षमता अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। टेंडन को मजबूत करने वाली गोली हालांकि अच्छी थी, लेकिन अब उसकी क्षमता में और सुधार नहीं कर सकती थी। उसके लिए बेहतर यही था कि वह इसे मागो को दे दे। लू किंग ने मागो को एक ऐसे मित्र के रूप में सराहा जो उसकी साधना यात्रा में उसकी सहायता कर सकता था। भाई लू किंग, तो मैं इसे निशर्मी से स्वीकार करूंगा। बोतल को हाथ में पकड़े हुए मागो भावुक हो गया। उसके परिवार में भी ऐसी कीमती गोलियां दुर्लभ थीं। आमतौर पर केवल बड़े कबीले और संप्रदाय ही इन्हें बना सकते थे। छोटी सेनाएं इन्हें केवल ऊंची कीमत पर ही खरीद सकती थीं। हालांकि मागो का अपने परिवार में अच्छा स्थान था, लेकिन वह मुख्य खानदान से नहीं था और इसलिए परिवार उसके लिए ज्यादा खर्च नहीं कर सकता था। लू किंग द्वारा इतनी आसानी से उसे इतनी कीमती गोलियां देना मागो को बहुत भावुक कर गया। ठीक है, मित्र होने के नाते धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। और गुरुजी माँ, याद रखें, इस गोली को बनाने से पहले आपको टेंडन और बोन्स क्षेत्र में अपनी नींव मजबूत करनी होगी, अन्यथा इसकी प्रबल औषधीय शक्ति आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। लू किंग ने सलाह दी। मैं समझता हूँ, मागो चौंक गया। उसे इसके बारे में पता नहीं था। मैं अब जा रहा हूँ, कुछ दिनों में वापस आऊंगा। तुम यहीं रहो और आराम करो। इतना कहकर लू किंग वहां से चली गई और तेजी से पहाड़ों में गायब हो गई। उसे जाते हुए देखकर मागो कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर बेलों की सीढ़ी चढ़कर वापस गुफा में चला गया। मागो, क्या यंग मास्टर लू चले गए? वेई जियान ने पूछा। हाँ, उन्होंने कहा कि वे कुछ दिनों में आएंगे। तुम्हारे हाथ में क्या है? वेई जियान ने मागो के हाथ में बोतल देखी। ये लंगड़ाई मजबूत करने वाली गोली है जो भाई लू किंग ने दी थी। आपके परिवार ने एक बार उन्हें ये गोली दी थी, मागो ने समझाया। टेंडन को मजबूत करने वाली गोली? क्या यंग मास्टर लू ने उनका इस्तेमाल नहीं किया? श्रीमती वेई आश्चर्यचकित थीं। उसने खुद पारिवारिक फार्मेसी से वो गोलियां खरीदी थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि लू किंग उनका इस्तेमाल नहीं करेगी। भाई लू किंग ने कहा कि वे अब उनके लिए उपयोगी नहीं हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें मुझे दे दिया, मागो ने समझाया। श्रीमती वेई कुछ देर चुप रहीं। उन्हें मागो से सुनी बात याद आई कि लू किंग की मार्शल कला शायद टेंडन और बोन लेवल तक पहुंच चुकी थी। अगर ऐसा था तो वे गोलियां उसके लिए बहुत मददगार रही होंगी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसने उनका इस्तेमाल नहीं किया होगा, जिससे उनके परिवार पर उसका कर्ज और बढ़ गया। वेई जियान भी दुविधा में था। अंततः उसने कहा, मागो, क्या आप मुझे मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं? क्या? मागो को लगा कि उसने गलत सुना है। मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप मुझे मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं। मागो की घबराहट देखकर वेई जियान ने दोहराया, मुझे पता है कि घर पर सुरक्षा बेहतर है, लेकिन वे यहाँ नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि हम कभी वेई परिवार में लौट पाएंगे या नहीं। अगर दुश्मन हम पर हमला करते हैं तो मैं असहाय होकर देखता नहीं रहना चाहता। मुझे अपनी माँ की रक्षा करने की शक्ति चाहिए। मागो, वेई जियान की गंभीरता देखकर हैरान रह गई। श्रीमती वेई भी उतनी ही आश्चर्यचकित थीं, क्योंकि उन्हें अपने बेटे से ऐसी बातें सुनने की उम्मीद नहीं थी। अतीत में वेई जियान को प्रशिक्षण से घृणा थी। वह छोटी छोटी कठिनाइयों पर भी शिकायत करता और अक्सर प्रशिक्षण छोड़ देता, जिससे घर पर मौजूद मार्शल आर्टिस्ट असहाय रह जाते थे। परिवार के पास पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद वह केवल सतही कौशल के बल पर ही ची और रक्त क्षेत्र तक पहुंच पाया था। अब अपने बेटे को मार्शल आर्ट सीखने की इच्छा जताते देख श्रीमती वेई चौंक भी गईं और उन्हें राहत भी मिली। उन्होंने महसूस किया कि उनके बेटे का चेहरा पहले से कहीं अधिक दृढ़ हो गया था।
संतुष्टि का अनुभव करते हुए श्रीमती वेई खड़ी हुई और मागो को प्रणाम करते हुए बोली, मास्टर माँ, चूंकि जियान का ऐसा हृदय है, इसलिए उसकी माँ होने के नाते मैं आपसे निसंकोच निवेदन करती हूँ कि आप उसे अपना शिष्य स्वीकार करें। महोदया, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मागो चौंक गया और तुरंत मना कर दिया। गुरु शिष्य समारोह को हल्के में नहीं लिया जाता था। श्रीमती वेई चाहती थी कि वेई जियान आधिकारिक तौर पर मागो की शिष्या बन जाए, लेकिन मागो ने इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। यह कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कई बार हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। जियान का आपका शिष्य बनना हमारे लिए एक आशीर्वाद है। श्रीमती वेई ने विनती की। महोदया, मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए, मुझे अपनी सीमाएं पता है, मागो ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। लेकिन अगर युवा मालिक सचमुच सीखना चाहते हैं तो मैं उन्हें सिखा सकता हूँ, बशर्ते आपको मेरे अपरिष्कृत कौशल से कोई आपत्ति न हो। जियान, मास्टर माँ को धन्यवाद दो। गुरु, आपका धन्यवाद। वेई जियान घुटनों के बल बैठ गया और मागो के सामने प्रणाम करते हुए उसे गुरु कहकर पुकारा। मागो घबरा गया था। जब तक उसने वेई जियान को रोकने की कोशिश की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक मागो ने खुद को वेई जियान के गुरु के रूप में पाया और वह अचंभित महसूस कर रहा था। अध्याय 126। लू किंग को यह नहीं पता था कि उसके जाने के बाद मागो वास्तव में यंग मास्टर वेई का गुरु बन गया था। घर लौटने के बाद उसने कुछ दिनों तक गांव के आसपास नजर रखी और उसे कोई असामान्य व्यक्ति नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था कि सफेद वस्त्र पहने युवक की मौत का रहस्य अभी तक उजागर नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद उसने कुछ सामान पैक किया और मागो और अन्य लोगों के छिपने की जगह पर चला गया। गुफा में प्रवेश करते ही वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि मागो एक विशाल गुफा कक्ष में युवा मास्टर वेई को घोड़े की मुद्रा का गंभीर प्रशिक्षण दे रहा था। कारण समझने के बाद वह मागो के लिए खुश हुआ। गुरु जी, आपको इतने प्रतिभाशाली शिष्य को प्राप्त करने पर बधाई। कुछ ही दूरी पर युवा स्वामी वेई अश्वारोहण का अभ्यास कर रहे थे, जबकि श्रीमती वेई पास ही में उन्हें देख रही थीं। लू किंग दूसरी तरफ मागो से बातें कर रही थीं। वेई परिवार की प्रतिष्ठा को देखते हुए मागो का युवा स्वामी वेई का गुरु बनना निस्संदेह उनके लिए एक अच्छी बात थी, बशर्ते वेई परिवार इस संकट से उबर सके। भाई लू किंग, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं अपनी काबिलियत को अच्छी तरह जानता हूँ, मागो ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। मुझे बस इस बात की चिंता है कि कहीं मेरी शिक्षा युवा गुरु को गुमराह न कर दे। चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए और युवा स्वामी को एक मजबूत नींव बनाने में मदद कीजिए। मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होगी, लू किंग ने सुझाव दिया। मैंने भी यही सोचा था, इसलिए मैं इन दिनों उसके हॉर्स स्टांस और ची और ब्लड ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहा हूँ। जियान काफी अच्छा कर रहा है। मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि जियान में मार्शल आर्ट की अच्छी प्रतिभा है। एक बार जब वह गंभीरता से अभ्यास करने लगता है तो वह ची और रक्त संचार के रहस्यों को जल्दी समझ लेता है। मुझे लगता है कि वह जल्द ही ची और रक्त के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। युवा गुरु वेई का नाम वेई जियान है। चूंकि मागो उनके गुरु बन गए थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उन्हें युवा गुरु कहकर नहीं बुला सकते थे, क्योंकि यह अनुचित होता। ओह, ये तो बहुत बढ़िया है। तुम अभी भी क्यों मुंह बनाए हुए हो? लू किंग भी थोड़ी हैरान थी। जियान की मार्शल आर्ट प्रतिभा जितनी निखरती जा रही है, मेरी चिंता उतनी ही बढ़ती जा रही है। अब मुझे उसे आगे क्या सिखाना चाहिए? मागो ने चिंता से कहा। ये तो बहुत आसान है, बस उससे पूछो कि उसे किस तरह की मार्शल आर्ट पसंद है और उसे वही सिखा दो, लू किंग ने कहा। वह जानता था कि मागो कृपाण चलाने की कला में माहिर था और तलवार चलाने की कला में भी काफी निपुण था। मैंने पूछा था, लेकिन जियान की पसंद थोड़ी अलग है। मागो का चेहरा कुछ अजीब सा हो गया। उसे किस तरह की मार्शल आर्ट पसंद है? लू किंग उत्सुक थी। स्टाफ तकनीक। जियान को स्टाफ तकनीक पसंद है, मागो ने बेबसी से कहा। लेकिन मुझे स्टाफ तकनीक के बारे में बहुत कम जानकारी है। मैं उसे कैसे सिखाऊं? लाठी की तकनीकें? लू किंग का चेहरा भी हैरानी से भर आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सौम्य और सभ्य दिखने वाले वेई जियान को लाठी की तकनीकें पसंद होंगी। आमतौर पर कुलीन परिवारों के युवा उस्ताद तलवारबाजी या कृपाण जैसी सुरुचिपूर्ण तकनीकों को पसंद करते थे, या फिर जेड पंखे जैसी किसी तकनीक को। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। मुझे भी आश्चर्य हुआ, लेकिन जियान ने बताया कि पिछली बार जब मैं बाहर था और उसका पीछा किया जा रहा था, तब उसने एक लकड़ी की छड़ी पकड़ी हुई थी और गुफा में अकेले अपनी माँ की रक्षा कर रहा था। उस समय वह छड़ी ही उसका एकमात्र सहारा थी, इसलिए उसने कसम खाई कि अगर उसे मौका मिला तो वह अपनी माँ की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली लाठी चलाने की तकनीक सीखेगा। लू किंग। खैर, ये स्पष्टीकरण थोड़ा अटपटा जरूर था, लेकिन पूरी तरह से अनुचित भी नहीं था। हालांकि कर्मचारियों की कार्यशैली। मागो के परेशान चेहरे को देखकर लू किंग ने एक पल के लिए सोचा, मुझे लाठी चलाने की एक तकनीक आती है। मुझे नहीं पता कि यंग मास्टर वेई को इसमें दिलचस्पी होगी या नहीं। भाई लू किंग, क्या आपको लाठी चलाने की तकनीक आती है? मागो चौंक गया। मुझे थोड़ा बहुत आता है। हाल ही में मैं ऊब गया था और मैंने अपने गुरु से कुछ साधारण मार्शल आर्ट का अभ्यास किया। मागो ने अविश्वास से लू किंग को देखा। उसकी बातें सुनकर उसे कुछ अमानवीय सा लगा। ऊब आने पर मजे के लिए अभ्यास करने का उसका क्या मतलब था? मागो हमेशा से यही सोचता था कि मार्शल आर्ट में लू किंग की इतनी तेजी से तरक्की उसकी लगन और अभ्यास में कभी ढिलाई न बरतने की वजह से थी। लेकिन अब लू किंग ने कहा कि वह समय बिताने के लिए भी इधर उधर मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है। क्या यही किसी मार्शल आर्ट के धुरंधर की दिनचर्या होती है?
मागो थोड़ा असमंजस में पड़ गया। हालांकि कुछ दिन पहले लू किंग ने जिस तरह से ची और ब्लड रियल्म के विशेषज्ञ ब्लैक वुल्फ को मुंह मारकर मौत के घाट उतारा था, उसे याद करते हुए उसे एहसास हुआ कि लू किंग के मार्शल आर्ट कौशल वाकई असाधारण थे। यह मानना तर्कसंगत था कि उसे कुछ लाठी चलाने की तकनीकें भी आती होंगी। भाई लू किंग जिन मार्शल आर्ट को महत्व देते हैं वे असाधारण ही होंगी। मुझे विश्वास है कि जियान इसे सीखकर बहुत खुश होगा। ठीक है, मैं उससे पूछूंगा कि क्या वह सीखना चाहता है। दोनों वेई जियान की गुफा की ओर चल पड़े। इस गुफा को लू किंग ने विशेष रूप से इसके गुप्त प्रवेश द्वार और विशाल आंतरिक भाग के कारण चुना था, जिसे निवासियों के बीच असहजता से बचने के लिए कई कक्षों में विभाजित किया गया था। मास्टर मा, यंग मास्टर लू। श्रीमती वेई उनके पास आते ही उनका स्वागत करने के लिए खड़ी हो गईं। वहीं वेई जियान घोड़े की मुद्रा का अभ्यास कर रहा था, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया और पैर कांपने लगे। एकाग्रता भंग होने के डर से वह बोलने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। जियान, अभी के लिए इतना ही काफी है, आराम करो, मागो ने कहा, ये देखकर कि उसका शिष्य अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। ये सुनकर वेई जियान हौंफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। मागो ने संतुष्टि से सिर हिलाया। पिछले कुछ दिनों में उसने अपने शिष्य को बिना किसी शिकायत के लगन से अभ्यास करने का अपना वादा निभाते हुए देखा था। जियान, तुम लाठी चलाने की तकनीक सीखना चाहते थे। मुझे लाठी चलाने की तकनीक के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन भाई लू किंग ने अभी कहा कि उन्हें एक तकनीक आती है। क्या तुम उनसे सीखना चाहोगे? मागो ने पूछा। युवा स्वामी लू, क्या आप तलवारबाजी की तकनीकों में माहिर नहीं हैं? वेई जियान आश्चर्यचकित था। उसने हमेशा लू किंग को तलवार लिए देखा था। भाई लू किंग वास्तव में मार्शल आर्ट के एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं। उनके लिए कोई भी मार्शल आर्ट आसान है। लाठी चलाने की तकनीक भी इसका अपवाद नहीं है। मागो ने प्रशंसा की। मैं कोई जीनियस तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लाठी चलाने की तकनीक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपको सिखा सकती हूँ। लू किंग मुस्कुराए। हाँ, मुझे सीखना बहुत अच्छा लगेगा। वेई जियान ने उत्सुकता से सिर हिलाया। वेई जियान की सहमति और श्रीमती वेई की स्वीकृति से लू किंग जंगल में गया। एक मजबूत पेड़ की शाखा ढूंढी, उसे काटकर एक छड़ी बनाई और उसे गुफा में वापस ले आया। युवक स्वामी, मुझे जो लाठी चलाने की तकनीक आती है वह मूल रूप से ची और रक्त क्षेत्र की तकनीक है। आपका वर्तमान स्तर इसे पूरी तरह से अभ्यास करने के लिए बहुत कम है, इसलिए मैंने इसे आपके स्तर के लिए उपयुक्त 8 रूपों में सरलीकृत किया है। एक बार जब आप इनमें महारत हासिल कर लेंगे तो साधारण ची और रक्त क्षेत्र के योद्धा भी आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हाथ में लाठी लिए लू किंग गुफा कक्ष के बीच में खड़ी हो गई और प्रदर्शन करने लगी। वेई जियान चमकती आंखों से उसे देख रहा था। वेई जियान की नजर में लू किंग एक साधारण युवक था, जिसकी उम्र लगभग उसके बराबर थी। लेकिन मागो के अनुसार लू किंग बेहद कुशल था और एक ही वार में मागो को हराने की क्षमता रखता था। लू किंग द्वारा ब्लैक वुल्फ गैंग को नष्ट करने की घटना और इस बात ने वेई जियान के मन में उसकी क्षमताओं के बारे में जिज्ञासा जगा दी। जब लू किंग ने लाठी चलाने की तकनीक का प्रदर्शन किया तो वेई जियान और भी उत्साहित हो गया। लू किंग के हाथों में लाठी अजगर की तरह हिल रही थी, जिससे गुफा में लाठी की छायाओं का बवंडर सा बन गया। हवा में हलचल मच गई और लाठी की गति के साथ धमाके जैसी आवाजें आने लगीं। कर्मचारियों की छाया से पड़ रहे दबाव को महसूस करते हुए वेई जियान एक साथ दमित और मोहित दोनों महसूस कर रहा था। क्या यही वह लाठी चलाने की तकनीक है जो युवा गुरु लू मुझे सिखाएंगे? वेई जियान ने अपने आप से कुछ बुदबुदाया। उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। जैसे ही लू किंग ने आखिरी चाल चली, लाठी पीछे हटी और तेजी से 7 बार प्रहार किया। हर प्रहार से एक जोरदार ध्वनि उत्पन्न हुई, जिससे गुफा कांप उठी। इस आखिरी चाल का नाम क्या है? वेई जियान ने उत्सुकता से पूछा। इस चाल को 7 स्टार चेन कहते हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि एक ही सांस में लगातार वार करना होता है। इसमें महारत हासिल करने का मतलब है कि आपने पूरी स्टाफ तकनीक सीख ली है, लू किंग ने समझाया। 7 स्टार चेन, वेई जियान ने प्रशंसा से भरी आंखों से दोहराया। युवा गुरु लू, मैं ये लाठी चलाने की तकनीक सीखना चाहता हूँ। कृपया मुझे सिखाएं। ठीक है, मैं आपको इस तकनीक के तौर तरीके और मुख्य बिंदु सिखाऊंगा। लू किंग को वेई जियान को सिखाते देख मागो चकित रह गया। लू किंग द्वारा प्रदर्शित लाठी तकनीक जटिल और शक्तिशाली थी। यदि यह इसका सरलीकृत रूप था तो मूल एक ची लाठी तकनीक कितनी शक्तिशाली रही होगी। ठीक है, आपने पहले 2 रूपों के मुख्य बिंदुओं को समझ लिया है। लगन से अभ्यास करने पर आप जल्द ही इनमें निपुण हो जाएंगे। जब आप इनमें पारंगत हो जाएंगे तो मैं आपको शेष रूप सिखाऊंगा। वेई जियान में वाकई मार्शल आर्ट की प्रतिभा थी। आधे घंटे के प्रशिक्षण के बाद उसे 1 ची स्टाफ तकनीक के पहले 2 रूपों की बुनियादी समझ आ गई थी। अब बस अभ्यास ही बाकी था। समझ गया, युवा गुरु लू, वेई जियान ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। उसे लू किंग की व्याख्याएं स्पष्ट और याद रखने में आसान लगीं, जो उसके पिछले शिक्षकों द्वारा दिए गए जटिल निर्देशों की तुलना में कहीं अधिक सरल थीं। ठीक है, अभी तुम खुद ही अभ्यास करो, वेई जियान का उत्साह देखकर लू किंग ने कहा। वह उसे अभ्यास करने के लिए छोड़कर मागो और श्रीमती वेई के पास चला गया। धन्यवाद, युवा गुरु लू, मैंने पहली बार एयर को मार्शल आर्ट के प्रति इतना उत्साहित देखा है। घर पर जब भी उसके पिता उसे अभ्यास करवाते थे तो ऐसा लगता था मानो वह अपनी जान जोखिम में डाल रहा हो, श्रीमती वेई ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। जियान में मार्शल आर्ट की अच्छी प्रतिभा है। जब तक वह लगन से अभ्यास करता रहेगा उसके भविष्य की संभावनाएं असीमित हैं। लू किंग मुस्कुराया। मैं उससे मार्शल आर्ट में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की उम्मीद नहीं करती,
मैं बस इतना चाहती हूँ कि उसमें आत्मरक्षा के कुछ कौशल हों ताकि अगर वेई परिवार का पतन भी हो जाए तो वह बिना किसी उत्पीड़न के जी सके। श्रीमती वेई ने आह भरी। लू किंग चुप रहा। वह जानता था कि श्रीमती वेई परिवार की स्थिति को लेकर निराशावादी थीं। आखिरकार उनके पूर्वज का क्या हुआ यह अज्ञात था और तियान कांग संप्रदाय के दबाव का सामना करते हुए निराशा महसूस करना स्वाभाविक था। महोदया, चिंता मत करो। जब तक वे लोग तुम्हें और जियान को ढूंढ रहे हैं इसका मतलब है कि मुख्य घर अभी भी सुरक्षित है, वरना उन्हें तुम दोनों को परेशान करने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। मागो ने दिलासा देते हुए कहा। उनकी बातें सार्थक थीं। श्रीमती वेई का मनोबल बढ़ा। आप सही कह रहे हैं, मुख्य घर अभी भी टिका हुआ है। मुझे ऐसी निराशाजनक बातें नहीं कहनी चाहिए थीं। आप दोनों को चिंता में डालने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। कोई चिंता नहीं महोदया, हमने आपकी शक्ति और दृढ़ता को स्वयं देखा है, लू किंग ने गंभीरता से कहा। श्रीमती वेई का धैर्य वास्तव में सराहनीय था और वह और मागो दोनों ही इसके लिए उनका सम्मान करते थे। अगले कुछ दिनों में लू किंग का जीवन चिकित्सा अध्ययन, मार्शल आर्ट अभ्यास और मछली पकड़ने की अपनी शांतिपूर्ण दिनचर्या में लौट आया। हर कुछ दिनों में वह मागो के लिए सामान लाने और वेई जियान की लाठी तकनीक में प्रगति की जांच करने के लिए पहाड़ों में जाता था। इन शांत दिनों के दौरान लू किंग की साधना में तेजी से प्रगति होती रही। 10 दिन बाद एक सुबह बांस के जंगल में अभ्यास करते समय उसने अपने पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। अंततः मैं टेंडन और हड्डियों के क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया हूँ। अध्याय 127। अपने शरीर में व्याप्त शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस करते हुए लू किंग कुछ हद तक संतुष्ट था। उसने टेंडन और बोन्स क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त कर ली थी। इसका अर्थ ये था कि जन्मोत्तर क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट के रूप में उनकी मांसपेशियों और हड्डियों की ताकत अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। ची और रक्त के साथ छेड़छाड़ जारी रखने से अब कोई सुधार नहीं होगा। यदि वह आंतरिक अंगों के क्षेत्र में प्रवेश भी कर लेता है तो भी उसकी मांसपेशियां और हड्डियां उल्लेखनीय रूप से मजबूत नहीं होंगी। जब तक उसे कोई बड़ा अवसर न मिल जाए और कोई चमत्कारी औषधि प्राप्त न हो जाए तब तक इस सीमा को पार करना और अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को और मजबूत करना संभव हो सकता है। हालांकि लू किंग पहले ही अर्थवेन स्पिरिट लिक्विड का सेवन कर चुका था, जिससे उसकी योग्यता में काफी सुधार हुआ था। अब उसकी मांसपेशियों और हड्डियों की ताकत सामान्य टेंडन और बोन्स रियल परफेक्शन की तुलना में कई गुना अधिक थी। ऐसा प्रतीत होता था कि इस सीमा को और आगे बढ़ाने के लिए पृथ्वी की नस में निहित आध्यात्मिक तरल से अधिक कीमती अमृत खोजना लगभग असंभव था। इसलिए अगला कदम अपनी नींव को स्थिर करना और आंतरिक अंगों के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करना था। हालांकि टेंडन और बोन्स क्षेत्र में मिली सफलता से लू किंग खुश था, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी उसे एक और सफलता से हुई। लू किंग ने हरे रंग का बांस का पत्ता उठाया और चुपचाप उसका अवलोकन करने लगी। इस समय जो दूसरों को एक साधारण बांस का पत्ता लग रहा था वह उसे बिल्कुल अनोखा लग रहा था, विशेषकर इसके पैटर्न जिनका एक विशेष महत्व था। इतने लंबे समय तक साधना करने के बाद आखिरकार मैंने रून विद्या के मार्ग पर कदम रख दिया है। अपने हाथ में बांस के पत्ते को धीरे से घुमाते हुए लू किंग मुस्कुराया। जब उन्होंने अपनी टेंडन्स और बोन्स की क्षमता को पूर्ण कर लिया तो उस परिपूर्ण अवस्था का लाभ उठाते हुए उन्होंने रून्स की अपनी समझ में एक अभूतपूर्व प्रगति महसूस की, जो कुछ समय से एक गतिरोध पर अटकी हुई थी। उसके मन में मौजूद 300 रहस्यमय प्रतीकों में अब अर्थ का एक अंश समाहित हो गया था और वह वास्तविक दुनिया में उनसे मेल खाने वाले पैटर्न ढूंढ सकता था। दिव्य रून संप्रदाय से विरासत प्राप्त करने के बाद से लू किंग काफी समय से रून विद्या का अभ्यास कर रही थी। यह निस्संदेह उन सभी विरासतों में सबसे चुनौतीपूर्ण मार्ग था जो उन्हें प्राप्त हुई थी। विशेष क्षमताओं की सहायता के बावजूद इस मार्ग पर सही मायने में आगे बढ़ने में उन्हें काफी समय लग गया था। इन दिनों के दौरान उन्होंने जीवन में हर तरह की चीजों का अवलोकन किया था। बर्तन, पत्थर और पत्ते, फूल और खरपतवार, सोने और चांदी के गहने। वह जो कुछ भी देख पाता था उसे मन को शांत करने और हृदय को शुद्ध करने के दृष्टिकोण से देखता था। जैसे जैसे वह अधिक अवलोकन करता गया उसके मन में मौजूद 300 रहस्यमय प्रतीकों के बारे में उसकी समझ गहरी होती गई। धीरे धीरे उसके दिल में एक अस्पष्ट समझ विकसित होने लगी, लेकिन कुछ समय पहले ही ये समझ एक गतिरोध पर पहुंच गई, जिसके बाद कोई और प्रगति नहीं हो सकी। लू किंग को यह महसूस हो रहा था कि वह वास्तव में मंत्रों के मार्ग में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर है, लेकिन ये कदम वह चूक गया। दिव्य रून संप्रदाय से मिली विरासत में यह उल्लेख था कि इस चरण को स्वयं ही पूरा करना होगा, क्योंकि प्रतीकों का मार्ग निरंतर परिवर्तनशील था और उसमें ब्रह्मांड के परम सिद्धांत समाहित थे। प्रत्येक रून साधक की रून और ब्रह्मांड के बीच संबंध को लेकर अपनी अनूठी समझ और दृष्टिकोण होता था। पूर्वजों के अनुभवों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से आसानी से सीमाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो भविष्य की साधना में बाधा डाल सकती हैं। इसी वजह से लू किंग काफी समय से इसी चरण में अटकी हुई थी। अब मार्शल आर्ट में अपनी अभूतपूर्व सफलता और ची, रक्त और मांसपेशियों में होने वाले परिवर्तनों की समझ का लाभ उठाते हुए उन्हें अचानक ज्ञानोदय हुआ, जिसने अंततः रून के मार्ग का द्वार खोल दिया। मैं बहुत संकीर्ण सोच वाला था। दिव्य रून संप्रदाय की विरासत का पहला वाक्य शिष्यों से ब्रह्मांड से सीखने की अपेक्षा करता है। मैंने केवल बाहरी दुनिया का अवलोकन किया, ये भूल गया कि मनुष्य स्वयं ब्रह्मांड का हिस्सा है। जीवित प्राणी स्वयं ही ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय और अविश्वसनीय अस्तित्व हैं। जीवन के रहस्य को समझे बिना कोई आत्मा से प्रतीक चिन्ह कैसे बना सकता है? निःसंदेह आत्मा से एक रून बनाना एक चमत्कारी कौशल था जो साधारण रून साधकों के लिए संभव नहीं था। यहाँ तक कि दिव्य रून संप्रदाय की विरासत में भी इसे एक उच्च कोटि का लक्ष्य माना जाता था।
फिलहाल लू किंग के लिए इस तरह के गहन रहस्य को समझना बिल्कुल भी संभव नहीं था। अपने आध्यात्मिक विकास के दौरान उसने ची, रक्त और मांसपेशियों में होने वाले परिवर्तनों के चमत्कार को थोड़ा बहुत ही समझा था और उसने रून विद्या के मार्ग पर कदम रखा। उसे सबसे सरल प्रतीकों की भी जानकारी नहीं थी। आत्मा से कोई प्रतीक बनाना तो दूर की बात थी। हालांकि मंत्रों के मार्ग पर चलने के बाद मैं अंततः विरासत में दर्ज गुप्त तकनीक का अभ्यास कर सकता हूँ। लू किंग की आंखों में एक चमक दिखाई दी। दिव्य रून संप्रदाय की विरासत में एक विशेष गुप्त तकनीक थी जो अभ्यासकर्ताओं को जन्मोत्तर क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंचने से पहले आत्मा शक्ति का संवर्धन करने की अनुमति देती थी। हालांकि इस गुप्त तकनीक के लिए कठोर संवर्धन आवश्यकताएं थीं। सबसे पहले साधक की शारीरिक स्थिति कम से कम टेंडन और हड्डियों के स्तर की होनी चाहिए ताकि वह आत्मा को मजबूत करने के दबाव को सहन कर सके। दूसरे, साधक को पर्याप्त मजबूत मन के साथ रून विद्या के मार्ग में प्रवेश करना आवश्यक था। एक बार जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती थीं, तो साधक को गुप्त तकनीक को विकसित करने के लिए पृथ्वी शिरा आत्मा तरल जैसे दुर्लभ खजानों के संरक्षण की आवश्यकता होती थी। इसलिए हालांकि गुप्त तकनीक ने अभ्यासकर्ताओं को आत्मा शक्ति को जल्दी विकसित करने की अनुमति दी, लेकिन साधना की शर्तें भी उतनी ही कठोर थीं। यह उतना ही चुनौतीपूर्ण था जितना कि आंतरिक अंगों के क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त करना। सौभाग्यवश लू किंग अब सभी शर्तों को पूरा करती थी। चूंकि अभी सुबह का समय था, इसलिए लू किंग ने शियाओ ली को साथ लेकर पहाड़ों की ओर जाने का फैसला किया। कुछ ही समय बाद वे उस घाटी में पहुंच गए जहां जेड ट्रांसफॉर्मेशन केव चैम्बर स्थित था। उस मनमोहक घाटी को देखकर लू किंग को थोड़ी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। पिछली बार घाटी छोड़ने के बाद यह उनकी पहली वापसी थी। जब वह वहां से गया तब भी वह ची और रक्त क्षेत्र का एक मार्शल आर्टिस्ट था। अब उसने टेंडन और बोन्स क्षेत्र में महारत हासिल कर ली थी, जिससे उसकी ताकत में काफी वृद्धि हुई थी। उनकी तीव्र प्रगति का अधिकांश श्रेय गुफा में प्राप्त अवसरों को जाता है। ली वेटियन की समाधि पर लू किंग ने एक साधारण श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर शियाओ ली को लेकर झरने के पीछे की गुफा में प्रवेश किया। जेड ट्रांसफॉर्मेशन केव चैम्बर के अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा उसके जाने के समय था, अपरिवर्तित। लेकिन अब गुफा में मौजूद प्रतीकों को देखकर लू किंग को एक अलग ही अनुभूति हुई। पिछली बार उसने रून विद्या का अभ्यास शुरू नहीं किया था और हालांकि उसे रून विद्या रहस्यमय लगती थी, लेकिन वह उसकी पेचीदगियों को नहीं समझ पाया था। अब मंत्रों के मार्ग में प्रवेश करने के बाद इन मंत्रों को देखते ही उन्हें तुरंत ज्ञानोदय का एहसास हुआ। उसके हृदय में विस्मय और श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ। जेड ट्रांसफॉर्मेशन केव चैम्बर की रचना करने वाले रहस्यमय प्राणी ने रून विद्या के क्षेत्र में गहन उपलब्धियां हासिल की थीं। गुफा की दीवार के सामने काफी देर तक खड़े रहने के बाद लू किंग ने महसूस किया कि रून के मार्ग के बारे में उसकी समझ काफी गहरी हो गई है, मानो उसके दोनों पैर सचमुच रून के द्वार में प्रवेश कर गए हों। ऐसा प्रतीत होता था कि भविष्य में उसे इस गुफा में बार बार आना पड़ेगा ताकि वह चीजों को अच्छी तरह समझ सके। लू किंग ने मन ही मन सोचा। उसने लापरवाही से गुफा का गुप्त दरवाजा खोला और उस अंधेरे कक्ष में प्रवेश किया जहां ली वेटियन का निधन हुआ था। अंदर भी सब कुछ अपरिवर्तित था। शियाओ ली, बाहर मेरी रक्षा करना। मैं थोड़ी देर साधना करूंगा, किसी को भी मुझे परेशान करने मत देना। लू किंग ने जियो ली को निर्देश दिया। विरासत से मिली उस गुप्त तकनीक को विकसित करना जोखिम भरा था और इसके लिए बिना किसी रुकावट के पूर्ण एकाग्रता की आवश्यकता थी। हालांकि जेड ट्रांसफॉर्मेशन केव चैम्बर को इस तरह छिपा दिया गया था कि कोई भी उसे ढूंढ न सके। फिर भी लू किंग ने शियाओ ली से अपनी पूर्ण सुरक्षा के लिए उसकी रक्षा करने को कहा। शियाओ ली को गंभीरता से सिर हिलाते देख लू किंग को तसल्ली मिली और उसने अंधेरे कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद वह उस पत्थर के पलंग पर पालथी मारकर बैठ गया जहां ली वेटियन का निधन हुआ था और धीरे धीरे अपनी सांसों को सामान्य करने लगा। जब उसका शरीर सर्वोत्तम स्थिति में आ गया तो उसने एक जेड की बोतल निकाली। यह वही बोतल थी जिसमें पृथ्वी की नस से निकला आध्यात्मिक तरल पदार्थ था, जिसे वह पहले यहीं से ले गया था। बिना किसी झिझक के लू किंग ने पृथ्वी शिरा आत्मा तरल की एक बूंद अपने मुंह में डाल ली। वह तरल पदार्थ तेजी से एक विशाल, जीवन से भरपूर ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। लू किंग ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत ही क्यूई और रक्त को एक विचित्र प्रक्षेपवक्र में मस्तिष्क के भौहें के केंद्र में स्थित एक्यू पॉइंट की ओर निर्देशित करने की गुप्त तकनीक का प्रयोग किया। ऊर्जा और रक्त का प्रवाह बढ़ गया और लू किंग का चेहरा लाल हो गया, खासकर भौहों का मध्य भाग, लगभग खून बहने की स्थिति में। लेकिन उनका चेहरा शांत बना रहा। उन्होंने अपनी प्रबल क्षमता से ची और रक्त के प्रवाह को नियंत्रित किया। ये बेहद खतरनाक था। भौहों का केंद्र एक महत्वपूर्ण एक्यू पॉइंट था और इसे आसानी से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। सौभाग्य से उनकी कृपाण चलाने की तकनीक जन्म के बाद के उस्ताद स्तर तक पहुंच चुकी थी, जिसमें कठोरता और कोमलता के संतुलन की समझ थी और उनका अपने शरीर पर उच्च स्तर का नियंत्रण था। इससे उन्हें ची और रक्त को सटीक रूप से नियंत्रित करने और गुप्त तकनीक के अनुसार एक्यू पॉइंट को संतुलित करने की क्षमता मिली। इस प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी की शिराओं से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार भौहों के केंद्र में स्थित एक्यू पॉइंट में प्रवाहित होती रही, जिससे उसे पोषण और स्थिरता प्राप्त हुई। इस दौरान लू किंग ने ऊर्जा और रक्त को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया और जरा भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। फिर भी कुछ समय बाद उसने एक गलती कर दी। ची और रक्त को नियंत्रित करने में मामूली विचलन के कारण भौहों के बीच स्थित एक्यू पॉइंट को नुकसान पहुंचा, जिससे वह लगभग नष्ट हो गया। सौभाग्यवश पृथ्वी की शिराओं से निकलने वाली आध्यात्मिक तरल ऊर्जा ने एक्यू पॉइंट की रक्षा की और उसे नष्ट होने से बचाया। इसने तुरंत नुकसान की मरम्मत कर उसे उसकी मूल स्थिति में वापस ला दिया। इन बदलावों को भांपते हुए लू किंग ने राहत की सांस ली।
इससे इस गुप्त तकनीक का खतरा उजागर हुआ। मानव मस्तिष्क अत्यंत नाजुक होता है, यहाँ तक कि मार्शल आर्टिस्टों के लिए भी। यहाँ तक कि आंतरिक अंगों के विशेषज्ञ भी आसानी से ची और रक्त को अपने मस्तिष्क की ओर निर्देशित नहीं कर पाएंगे। मस्तिष्क को किसी भी प्रकार की क्षति के अकल्पनीय परिणाम हो सकते हैं। मामूली क्षति से लकवा या मंदबुद्धि हो सकती है, जबकि गंभीर क्षति घातक हो सकती है। पृथ्वी शिरा आत्मा तरल के बिना लू किंग इस गुप्त तकनीक का अभ्यास करने का साहस नहीं करता। इस अनुभव से सबक लेते हुए वह भौहों के बीच के EQ पॉइंट को नियंत्रित करने में और भी अधिक सतर्क हो गया। इस अत्यधिक एकाग्रचित अवस्था में लू किंग की मानसिक ऊर्जा तेजी से समाप्त हो गई, लेकिन वह शांत और दृढ़ बने रहे। अपने शरीर में जीवन ऊर्जा को कमजोर होते हुए महसूस करते हुए उसने पृथ्वी शिरा आत्मा तरल की एक और बूंद अपने मुंह में डालने में जरा भी संकोच नहीं किया। नई ऊर्जा के साथ उन्होंने खेती करना जारी रखा। लू किंग गुप्त विधि के अनुसार EQ पॉइंट को लगातार मजबूत करता रहा। ऊर्जा कमजोर होने पर पृथ्वी शिरा आत्मा तरल की एक बूंद का सेवन करने की तकनीक का उपयोग किया जाता है। 5वीं बूंद का सेवन करने के बाद और अपनी आधी ऊर्जा समाप्त होने पर लू किंग को अंततः अपने दिमाग में एक अनसुनी सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई अंडा फूट गया हो। आखिरकार भौहों के बीच का EQ पॉइंट खुल गया। इसके खुलने के साथ ही लू किंग को लगा कि पूरी दुनिया बदल गई है। हालांकि इससे पहले कि वह इस बदलाव को पूरी तरह से समझ पाता, शेष जीवन ऊर्जा ची और रक्त भौहों के बीच स्थित EQ पॉइंट में प्रवाहित हो गए। लू किंग के दिल में कमजोरी का एहसास उमड़ आया। उसने जल्दी से पृथ्वी शिरा आत्मा तरल की 3 और बूंदें अपने मुंह में डालीं। वह तरल पदार्थ जीवन ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, जिससे उसके शरीर को नई ऊर्जा मिली। शेष रक्त भौहों के मध्य में स्थित EQ पॉइंट की ओर प्रवाहित होता रहा। ये स्पष्ट नहीं था कि इतने छोटे EQ पॉइंट में इतनी अधिक ऊर्जा कैसे समाहित हो सकती है। जीवन ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति के साथ अंततः लू किंग के भौहों के केंद्र में स्थित EQ पॉइंट के भीतर एक विलक्षण शक्ति का निर्माण शुरू हुआ। जैसे ही यह शक्ति प्रकट हुई, लू किंग का शरीर कांप उठा। उन्हें ज्ञानोदय का अनुभव हुआ और उन्होंने अपने पूरे मन को उस विलक्षण शक्ति के साथ उस स्पर्श बिंदु में विलीन कर दिया। फिर अचानक वह एक अजीब अवस्था में प्रवेश कर गया। इस धुंधली अवस्था में समय बहुत धीरे धीरे बीतता हुआ प्रतीत होता था। लू किंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में समझदारी का भाव था। यह आत्मा की शक्ति है, सचमुच चमत्कारिक। इस समय एक जीवंत और विलक्षण आत्मिक शक्ति धीरे धीरे उसकी भौहों के बीच के EQ पॉइंट में गति कर रही थी। उस विशाल जलबिंदु की तुलना में यह नगण्य प्रतीत होता था, लेकिन ये छोटी सी आत्मिक शक्ति अनमोल थी, जिसे बहुत सारे पृथ्वी शिरा आत्मा द्रव से और बड़े खतरों के माध्यम से विकसित किया गया था। और इसने निराश नहीं किया। लू किंग की नजरों में दुनिया बदल चुकी थी। क्या यही वो चीज है जिसका जिक्र गुरुजी ने किया था? तत्वीय धुंध अपने चारों ओर प्रवाहित हो रही हल्की ऊर्जा को महसूस करते हुए लू किंग को एहसास हुआ कि यह संभवतः वही ऊर्जा है जिसे उसके गुरु ने मौलिक धुंध कहा था। हालांकि उसकी आत्मिक शक्ति अभी भी कमजोर थी और वह इस मौलिक धुंध को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पा रहा था। साथ ही चूंकि उनका भौतिक शरीर प्रसवोत्तर पूर्णता तक नहीं पहुंचा था, इसलिए वे पूर्व स्वर्गीय अवस्था में प्रवेश करने के लिए मौलिक धुंध को अपने शरीर में अवशोषित नहीं कर सकते थे। फिर भी आत्मशक्ति का अभ्यास करने के बाद लू किंग ने अपने मन और शरीर के बीच एक गहरा संबंध महसूस किया। अपने शरीर पर उसका नियंत्रण काफी बेहतर हो गया। संभवतः आंतरिक अंगों के क्षेत्र के विशेषज्ञों के नियंत्रण से भी आगे निकल गया। ये प्रगति आंतरिक अंगों के क्षेत्र में उनकी सफलता को और भी करीब ला सकती है। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर एस्थे नॉवल एट वेबसाइट खोजें। बेशक ये बदलाव गौण थे। आत्मा शक्ति का विकास करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आया, जिसे लू किंग सबसे अधिक महत्व देता था, वह ये था कि अब वह वास्तव में मंत्रों के मार्ग का अनुसरण कर सकता था। रूम विद्या का अभ्यास करने का पहला कदम मन को शांत करना, दुनिया को महसूस करना, सभी चीजों में मौजूद पैटर्न को समझना और प्रवेश बिंदु खोजने के लिए सामान्य रूपरेखा में रूम के साथ संबंध खोजना था। इस मार्ग पर प्रवेश करने के बाद दूसरा चरण था रूम विद्या का वास्तविक अभ्यास। इस चरण में आत्मिक शक्ति आवश्यक थी। अब लू किंग ने आखिरकार इस आवश्यकता को पूरा कर लिया था। अध्याय 128। शियोनगेर, क्या युहुआ लौट आए हैं? काउंटी के एक महल में वांग कांगई का चेहरा गंभीर था। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य को एक कार्य पर भेजा था, लेकिन वह लंबे समय तक लापता रहा। उसने सोचा कि लड़का मिशन पूरा करने में असमर्थ था और वापस लौटने की हिम्मत नहीं कर पाया। आखिरकार उनका दूसरा शिष्य अपनी धूर्तता और चालाकी के लिए जाना जाता था, लेकिन अब उसे कुछ बुरा महसूस हो रहा था। छोटे भाई से कोई खबर नहीं मिली, यहाँ तक कि उसने जिस छोटे गिरोह को काबू में किया था वह भी वापस नहीं लौटा। हालांकि जो लोग उसकी तलाश में गए थे वे ये जानकारी लेकर लौटे हैं। सबसे वरिष्ठ शिष्य, जो एक हट्टा कट्टा आदमी था, भी गंभीर दिख रहा था। उसने जैड पत्थर का एक पतला टुकड़ा निकाला। यह क्या है? वांग कांगई को जैड के टुकड़े का महत्व समझ में नहीं आया। कोरंडम नामक ये सफेद जैड का टुकड़ा हमारे उत्तरी क्षेत्र में पाया जाने वाला एक विशिष्ट प्रकार का जैड है, जो हमारे तियान कांग संप्रदाय के पास मिलता है। दूसरे कनिष्ठ भाई द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जैड पंखे की हड्डी इसी कोरंडम से बनी है। इसके अलावा जिस जगह ये पंखे की हड्डी मिली थी उसके आसपास खून के कई धब्बे थे। इसके अलावा कई मील दूर हमारे लोगों को एक बड़ा गड्ढा मिला जिसमें कुछ आंशिक रूप से जले हुए शवों के अवशेष थे। उस हटे कट्टे आदमी ने समझाया। तुम्हारा मतलब क्या है?
वान कांगई का दिल बैठ गया। मुझे लगता है कि छोटे भाई के साथ कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और उसके साथ आए छोटे गिरोह के लोग भी जीवित नहीं बचे। उस हटे कट्टे आदमी ने अनुमान लगाया। प्राप्त जानकारी के आधार पर उन्हें लगा कि यह अनुमान लगभग निश्चित था। अन्यथा दूसरा छोटा भाई चाहे कितना भी साहसी क्यों न हो, वह बिना सूचना दिए इतने लंबे समय तक दूर रहने का साहस नहीं करता। बहुत बढ़िया। वान कांगई का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। आखिर कौन मुझे इस तरह निशाना बना रहा है? मेरे कई शिष्यों को मार रहा है। क्या वे सच में सोचते हैं कि मैं मिट्टी का बना हूँ? अपने स्वामी से उत्पन्न भयावह और हत्यारी आभा को महसूस करते हुए उस हटे कट्टे आदमी का दिल भी ठंडा पड़ गया। वह जानता था कि इस बार उसका स्वामी सचमुच क्रोधित है। गुरुजी, अब हमें क्या करना चाहिए? वेई परिवार हठपूर्वक प्रतिरोध कर रहा है और आत्मसमर्पण करने से इनकार कर रहा है। इसके अलावा एक रहस्यमय शक्ति हम पर नजर रख रही है। क्या हमें इंतजार करते रहना चाहिए? उस हटे कट्टे आदमी को भी उतनी ही निराशा महसूस हो रही थी। उनका तियानकांग संप्रदाय उत्तरी क्षेत्र में प्रसिद्ध था और कई लोग उससे भयभीत रहते थे। लेकिन इस दूरस्थ क्षेत्र में उन्हें बार बार नुकसान उठाना पड़ा था, जिसमें कई छोटे भाई रहस्यमय तरीके से मर गए थे और अपराधी का पता नहीं चल पाया था। तियानकांग संप्रदाय ने इस तरह की क्षति का सामना पहले कभी नहीं किया था। अब और इंतजार नहीं। अगर हम और इंतजार करते रहे तो मुझे डर है कि तुम भी खो जाओगे। वान कांगई ने ठंडे स्वर में कहा। चूंकि कोई नियमों को तोड़कर लाभ उठाना चाहता है, इसलिए मेज पलटने के लिए मुझे दोष मत देना। शियोनगेर, आदमियों को इकट्ठा करो और वेई हवेली पर हमला करो। मैं चाहता हूं कि इसे आज ही ध्वस्त कर दिया जाए, लेकिन गुरुजी, दूसरे और तीसरे कनिष्ठ भाइयों के बिना हमारे पास वेई परिवार के सिल्वर मून फॉर्मेशन को भेदने के लिए आंतरिक अंगों के क्षेत्र की पर्याप्त शक्ति नहीं है। उस हटे कट्टे व्यक्ति ने जल्दबाजी में कहा। कोई बात नहीं, जरूरत पड़ने पर मैं मदद करूंगा। उस सिल्वर मून फॉर्मेशन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वान कांगई ने ठंडे लहजे में कहा। गुरुजी, यदि आप हस्तक्षेप करेंगे तो पवित्र पर्वत का निषेध भंग हो जाएगा। वह हट्टा कट्टा आदमी चौंक गया। अगर यह कहीं और होता तो वे अपने अपराध को छिपाने के लिए हत्या कर सकते थे, लेकिन ये काउंटी का कस्बा था जहां काउंटी मजिस्ट्रेट मौजूद थे और वे सबसे छिप नहीं सकते थे। इस समय भी क्या आप चाहते हैं कि हम पीछे हटें? पवित्र पर्वत का निषेध। इसके बाद मैं 10 वर्षों के लिए पवित्र पर्वत में स्वयं को कैद कर लूंगा। अब और बकवास नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। वान कांगई वेई परिवार के खजाने को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। अगर उसे खजाना मिल जाए तो 10 साल की कैद भी उसके लिए जायज होगी। अपने स्वामी का दृढ़ संकल्प देखकर उस हटे कट्टे आदमी को पता चल गया कि वह अब उसे मना नहीं सकता। उसे आज्ञा माननी पड़ी। जी स्वामी, मैं तुरंत तैयारी करूंगा। वरिष्ठ शिष्य के चले जाने के बाद वान कांगई ने दृढ़ संकल्प से भरी आंखों से आकाश की ओर देखा। तुम चाहे जो भी हो, अगर तुम मुझसे, वान कांगई से फायदा उठाना चाहते हो तो देखते हैं कि तुम में ये क्षमता है या नहीं। भाई वांग, क्या आपने सचमुच फैसला कर लिया है? इसी क्षण एक आवाज सुनाई दी और सफेद बालों और लाल रंग के चेहरे वाला एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। जाहिर है उसने वान कांगई और उसके शिष्य के बीच हुई बातचीत सुन ली थी। जी हाँ भाई झाओ, कृपया मेरी मदद करें। वान कांगई बूढ़े व्यक्ति की उपस्थिति से अचंभित नहीं दिखी और इसके बजाय उन्होंने ईमानदारी से पूछा, हालांकि मैं खजाने के लिए हत्या करने के आपके कृत्य से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका जीवनदान का ऋणी हूँ। इस बार मैं इसका बदला चुकाऊंगा। आप बहुत दयालु हैं भाई झाओ। वेई परिवार में केवल मुखिया वेई शिंगे ही आंतरिक अंगों के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर हैं। आपकी और शियोंग एर की संयुक्त शक्ति से उन्हें हराना आसान होगा। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। अगर यह इतना आसान होता तो वान कांगई को इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। स्पष्टतः वेई परिवार की निर्भरता इतनी सरल नहीं थी। उस हटे कट्टे आदमी ने तुरंत कार्रवाई की और जल्द ही बड़ी संख्या में मार्शल आर्टिस्ट हवेली के आंगन में इकट्ठा हो गए। गुरुजी, सभी लोग एकत्रित हो चुके हैं, उस हटे कट्टे आदमी ने बताया। अच्छा, वान कांगई ने जवाब दिया। फिर बूढ़े आदमी से पूछा, भाई झाओ, कृपया। कुछ ही समय बाद मार्शल आर्टिस्टों का एक बड़ा समूह हवेली से निकलकर वेई हवेली की ओर चल पड़ा। शहर में इतने बड़े पैमाने पर हुए आंदोलन की नजर से बचना संभव नहीं था। काउंटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय में फीनिक्स जैसी आंखों वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति को ये रिपोर्ट सुनकर ठंडक महसूस हुई। क्या वे आखिरकार कोई कदम उठा रहे हैं? पिछले कुछ दिन इतने शांत रहे थे कि उसे लगभग लगा कि छिपे हुए हाथ ने हार मान ली है। जल्दी करो, झियू को यहाँ लाओ। काउंटी मजिस्ट्रेट, झियू अपने कमरे में नहीं है। झियू के उपस्थित न होने की खबर सुनकर उस व्यक्ति का दिल बैठ गया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि इस बार सच में ऐसा होने वाला है। उसकी आकृति पलक झपकते ही आंगन से गायब हो गई और वह बाहर की ओर चल पड़ा। इस समय दर्जनों मार्शल आर्टिस्ट वेई हवेली के बाहर जमा हो गए थे। वेई शिंगे, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, क्या तुम आत्मसमर्पण करोगे? वह हट्टा कट्टा आदमी सबसे आगे खड़ा था। उसकी आवाज गूंज रही थी। हा, मैंने पहले ही जवाब दे दिया है। युद्ध में मरने वाले केवल वेई परिवार के सदस्य होते हैं, आत्मसमर्पण करने वालों में से कोई नहीं। वेई शिंगे की आवाज हवेली के अंदर से आई। ठीक है, क्योंकि तुम इतने जिद्दी हो, इसलिए हमें निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। उस हटे कट्टे आदमी को इसी जवाब की उम्मीद थी। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया और फिर उसे नीचे की ओर झटक दिया। मार डालो, वेई परिवार में किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। हाँ, जैसे ही ये शब्द कहे गए, कई आदमी भारी उल्कापिंड हथौड़े लिए आगे बढ़े।
उन्होंने हथौड़ों को तेजी से घुमाया, फिर उन्हें बड़ी ताकत से आगे की ओर फेंका। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नॉवल फायर नेट वेबसाइट खोजें। निशाना वेई हवेली का भव्य और राजसी लाल द्वार था। बूम! जोरदार टक्कर के कारण गेट एक जोरदार धमाके के साथ गिर गया। अध्याय 129। कैंट काउंटी के कस्बे में वेई परिवार के निवास पर। वेई परिवार, जो कभी सर्वोच्च प्रतिष्ठा और सम्मान का स्थान था, अब घोर अराजकता में डूबा हुआ था और पूरा परिसर खून से सना हुआ था। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर a.net वेबसाइट खोजें। जमीन पर कई शव बेजान पड़े थे, उनकी सांसें पूरी तरह से थम चुकी थीं। महज 15 मिनट पहले वे अभी भी जोशीले मार्शल आर्टिस्ट थे, जो उत्साह और जीवंतता से भरे हुए थे। वेई के घर के विशाल अग्रभाग में लोगों के दो समूह एक दूसरे के आमने सामने थे। एक हट्टा कट्टा आदमी भावहीन होकर अपने सामने के दृश्य को देख रहा था। मरने वालों में उसके अपने सैनिक और वेई परिवार के सिल्वर मून गार्ड्स दोनों शामिल थे। जब उसकी सेना ने धावा बोला, तब वे शुरुआती झड़प के अवशेष थे। वेई परिवार की सिल्वर मून युद्ध संरचना वास्तव में बेहद शक्तिशाली थी। यद्यपि उसके सैनिक सिल्वर मून गार्ड्स की तुलना में समग्र रूप से अधिक मजबूत थे, फिर भी वास्तविक लड़ाई में उसके पक्ष को अधिक नुकसान और अधिक हताहतों का सामना करना पड़ा। वेई शिंगे, आप सचमुच अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप हैं। आपके वेई परिवार की सिल्वर मून युद्ध संरचना वास्तव में असाधारण है। सामने खड़े वेई परिवार के मुखिया को देखकर उस हटे कट्टे आदमी ने प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। शत्रु होने के बावजूद उसे वेई परिवार की सिल्वर मून युद्ध संरचना की शक्ति को स्वीकार करना पड़ा। कुछ लोग मिलकर एक संगठित संरचना बना सकते थे, उनकी ऊर्जा आपस में जुड़ जाती थी, वे पूर्ण सामंजस्य में काम करते थे, मानो वे एक ही हों। यहाँ तक कि एक अधिक शक्तिशाली शत्रु के विरुद्ध भी वे अच्छा मुकाबला कर सकते थे। इतनी परिष्कृत युद्ध संरचना, पता नहीं वेई परिवार ने इसे कहाँ से प्राप्त किया होगा। यहाँ तक कि तियानकांग संप्रदाय के पास भी इतनी शक्तिशाली युद्ध संरचना तकनीक नहीं थी। आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। ये तो बस एक मामूली गठन तकनीक है। आंतरिक अंगों के क्षेत्र के शिखर पर बैठे एक ग्रैंडमास्टर के रूप में शायद ही आपके ध्यान देने योग्य है, वेई परिवार के मुखिया ने शांत भाव से उत्तर दिया। गिरे हुए सिल्वर मून गार्ड्स को देखकर उसकी आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी। निवास में मौजूद प्रत्येक सिल्वर मून गार्ड को प्रशिक्षित करना आसान नहीं था। उनमें से कई को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से चुना था, क्योंकि उन्होंने उन्हें छोटी उम्र से ही बढ़ते हुए देखा था। अब उन्हें मृत देखकर भला उसे दुख क्यों नहीं होगा। हालांकि आपके वेई परिवार की सिल्वर मून युद्ध संरचना कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह हमारी विशाल संख्या का सामना नहीं कर सकती। वेई शिंगे, क्या आप सचमुच वेई निवास को पूरी तरह से नष्ट होते देखना चाहते हैं, जिसमें कोई भी जीवित न बचे? अगर तुम खजाना सौंप दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने आदमियों को तुरंत वापस बुला लूंगा और कांग काउंटी छोड़ दूंगा। क्या कहते हो? उस हटे कट्टे आदमी ने पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं 3 साल का बच्चा हूँ जो उस व्यक्ति की बातों पर विश्वास कर लूंगा जो बदमाशों के एक गिरोह का नेतृत्व करके मेरे वेई निवास पर हमला करवाता है? वेई शिंगे ने ताना मारा। ऐसे में तो यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, उस हटे कट्टे आदमी ने अफसोस जताते हुए कहा। यदि संभव हो तो वह वास्तव में वेई परिवार के साथ आपसी विनाश की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था। हालांकि इस बार वे जिन लोगों को लाए थे उनमें से अधिकांश तियानकांग संप्रदाय की बाहरी सेनाओं से थे, लेकिन अगर उन्हें बहुत अधिक नुकसान हुआ तो संप्रदाय के एक वरिष्ठ सदस्य, उनके गुरु को भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह लड़ाई अंततः अपरिहार्य थी। उस हटे कट्टे आदमी ने अपने पीछे खड़े लाल रंग के चेहरे वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति को आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया और कहा, श्रीमान झाओ, कृपया मेरी सहायता करें। अफसोस, क्या यही करना जरूरी था? लाल चेहरे वाले बुजुर्ग ने आह भरी और आगे बढ़े। चिंता मत करो, मैं वेई परिवार के मुखिया को व्यस्त रखूंगा। पहले युद्ध संरचना को तोड़ो, फिर हम मिलकर उसे हरा देंगे। लाल चेहरे वाले उस बुजुर्ग को देखकर वेई शिंगे का दिल बैठ गया। उस बुजुर्ग व्यक्ति के व्यक्तित्व से जो आभा निकल रही थी, उससे वह समझ गया कि यह भी आंतरिक अंगों के क्षेत्र में शीर्ष पर मौजूद एक और महान गुरु है, जो उससे कम शक्तिशाली नहीं है। हालांकि वह भयंकर हमले के लिए मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी बुजुर्ग को आगे बढ़ते देख उसका दिल बैठ गया। लेकिन अब उसके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह अपने सामने आने वाली हर चुनौती का सामना करे। मास्टर वेई, चलिए एक मुकाबला करते हैं, लाल चेहरे वाले बुजुर्ग ने सीधे सादे लहजे में कहा। बोलते ही वे गायब हो गए और वेई शिंगे के सामने फिर प्रकट होकर हल्के से हथेली से प्रहार किया। हालांकि हथेली का प्रहार हल्का प्रतीत हुआ, लेकिन वेई शिंगे को जबरदस्त खतरे का एहसास हुआ। वह लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सका और तुरंत अपना हाथ उठाकर बचाव करने लगा। बूम! वेई शिंगे का प्रहार धीमा और भारी भरकम लग रहा था, लेकिन जब उनकी भुजाएं टकराईं तो एक दबी हुई सी आवाज निकली और उनके चारों ओर से एक शक्तिशाली ऊर्जा फूट पड़ी। उनके पैरों के नीचे पड़ी नीले पत्थर की पटियाएं चटक गईं और बाहर की ओर फैल गईं। सामने का पूरा आंगन बुरी तरह हिल गया। यह एक भयावह दृश्य था। आंगन में मौजूद मार्शल आर्टिस्ट इस भयावह दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। आंतरिक अंगों के क्षेत्र के शिखर पर दो ग्रैंडमास्टर्स के बीच प्रारंभिक टकराव ने ऐसी भयावह शक्ति का प्रदर्शन किया। एक ग्रैंडमास्टर की ताकत सचमुच भयावह थी। कितनी शक्तिशाली और कोमल हथेली है। वेई शिंगे ने कुछ कदम पीछे हटते हुए एक गहरी सांस छोड़ी और भारी आवाज में कहा, मास्टर वेई की मुक्केबाजी तकनीक भी उतनी ही प्रभावशाली है। लाल चेहरे वाले बुजुर्ग ने प्रशंसा की। बुजुर्ग की ओर देखते हुए वेई शिंगे का चेहरा गंभीर हो गया। उनकी संक्षिप्त बातचीत से उन्हें एहसास हुआ कि यह बुजुर्ग व्यक्ति भी उनके बराबर का ही था।
हार से बचने के लिए उसे अपना सब कुछ झोंक देना था। अहाय, बाकी सब तुम पर निर्भर है, वेई शिंघे ने आदेश दिया। जी हाँ स्वामी जी, उनके पीछे खड़े चांदी के कवच पहने वेई परिवार के मुख्य प्रबंधक ने उत्तर दिया। मास्टर वेई, मुझे एक बार फिर आपके कौशल का अनुभव करने का मौका दीजिए। इस बार पहल वेई शिंघे ने की। वह अजगर की फुर्ती से आगे बढ़ा, तेजी से बुजुर्ग के पास पहुंचा और गुफा से निकलते अजगर की तरह एक मुक्का मारा। जैसे ही मुक्का मारा गया, हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे बुजुर्ग के कपड़े फड़फड़ाने लगे। इस जोरदार प्रहार का सामना करते हुए बुजुर्ग ने हल्की सी मुस्कान दी। उसकी हथेलियां धीरे से वेई शिंघे की बाह के चारों ओर लिपट गईं, जो देखने में कोमल लग रही थीं, लेकिन उनमें एक घातक शक्ति छिपी थी, जिसका उद्देश्य वेई शिंघे की बाह को तोड़ना था। इस चाल की पेचीदगियों को समझते हुए वेई शिंघे निडर रहा। उसका रक्त प्रवाह बढ़ता गया और उसने बुजुर्ग के सीने की ओर प्रहार करना जारी रखा। बूम! उनकी भुजाएं फिर से टकराईं, जिससे ऊर्जा का एक और विस्फोट हुआ और एक बवंडर उठ खड़ा हुआ। पलक झपकते ही दोनों ग्रैंड मास्टर्स ने 1 दर्जन से अधिक दावों का आदान प्रदान कर लिया। मुठियों और हथेलियों के प्रत्येक प्रहार से धरती कांप उठी। यह एक अद्भुत दृश्य था जिसने प्रांगण में मौजूद मार्शल आर्टिस्टों को विस्मय से भर दिया। आंतरिक अंगों के क्षेत्र में शीर्ष पर मौजूद उस बलवान व्यक्ति ने ही शांति बनाए रखी। घूरना बंद करो और मेरे पीछे आओ। सिल्वर मून की युद्ध संरचना को तोड़ो। उस हटे कट्टे आदमी की बर्फीली आवाज गूंजी, जिससे उसके अधीनस्थ कांप उठे। हाँ, उस बलवान व्यक्ति को अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ते दे। उसके अधीनस्थों ने जरा भी संकोच नहीं किया और हमले में उसका अनुसरण किया। हालांकि वे सभी उस क्षेत्र से दूर रहे जहां वेई शिंघे और बुजुर्ग लड़ रहे थे। एक ग्रैंडमास्टर की लड़ाई उनकी पहुंच से परे थी। एक छोटी सी गलती भी उन्हें लड़ाई की ताकत से मार सकती थी। गठन। चांदी के कवच में सजे और एक लंबा भाला लिए हुए मुख्य प्रबंधक ने सिल्वर मून गार्ड्स का नेतृत्व किया और अपनी तीखी निगाहों से उस बलवान व्यक्ति को देखा जो उसकी ओर बढ़ रहा था। उसका लंबा भाला एक विशालकाय सर्प की तरह उसकी ओर बढ़ा। उसके पीछे सिल्वर मून गार्ड्स ने एक अद्भुत संरचना बनाई और अपनी ऊर्जाओं को उसकी ऊर्जाओं से जोड़ा। हवा और गरज के साथ ब्लेड टूट जाओ। उस हटे कट्टे आदमी के शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ गया। उसका चेहरा उग्र हो गया और उसकी युद्ध तलवार हवा और गरज की आवाजें पैदा करते हुए आगे की ओर वार करने लगी। अध्याय 130। धमाका। तलवारों और भालों के टकराने से बल की एक शक्तिशाली लहर उत्पन्न हुई। हाल ही में मुख्य प्रबंधक वेई, जिन्होंने अभी अभी आंतरिक अंगों के क्षेत्र में महान उपलब्धि के चरण को पार किया था, ने अपने भाले के माध्यम से संचारित एक जबरदस्त शक्ति को महसूस किया, जिससे उनका शरीर कांप उठा। सौभाग्य से वह सिल्वर मून बैटल फॉर्मेशन के भीतर था। उसकी ऊर्जा अन्य सिल्वर मून गार्ड्स से जुड़ी हुई थी। उस तक पहुंचने वाली शक्ति तेजी से बिखर गई और अन्य सिल्वर मून गार्ड्स तक पहुंच गई, जिससे वह बिना किसी चोट के भाले पर अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम रहा। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई, फिर भी मुख्य प्रबंधक वेई आश्चर्यचकित थे। आंतरिक अंगों के क्षेत्र की परिपूर्ण अवस्था में मौजूद किसी व्यक्ति से जैसी उम्मीद की जाती है, ये शक्ति वास्तव में भयावह थी। सिल्वर मून बैटल फॉर्मेशन के समर्थन के बावजूद वह हमले को रोकने में लगभग असफल रहा था। धत तेरी की। सदमे के कारण वह हट्टा कट्टा आदमी भी 2 कदम पीछे हट गया। ये देखकर कि मुख्य प्रबंधक वेई ने बिना किसी चोट के उसके पूरे बल के हमले को रोक दिया था, वह समझ गया कि वह अकेले सिल्वर मून युद्ध संरचना को भेद नहीं सकता। अनिच्छा से उसने अपने अधीनस्थों को आदेश दिया, तुम सब तितर बितर हो जाओ और इस गठन पर अलग अलग हमला करो। उसके अधीनस्थ सैनिक तुरंत फैल गए। उन्होंने पूरी सिल्वर मून बैटल फॉर्मेशन को घेर लिया और एक साथ हमला कर दिया। इसी बीच हटे कट्टे आदमी ने चीफ स्टीवर्ड वेई पर हमला करना जारी रखा। दोनों पक्षों के बीच फिर झड़प हुई। तियान कांग संप्रदाय में वेई के सिल्वर मून गार्ड्स की तुलना में अधिक लोग थे और उनकी समग्र शक्ति भी श्रेष्ठ थी। तार्किक रूप से सिल्वर मून गार्ड्स को जल्दी ही हार मान लेनी चाहिए थी। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वेई की सिल्वर मून बैटल फॉर्मेशन इतनी उत्कृष्ट होगी। एक बार सक्रिय हो जाने के बाद यह निर्बाध रूप से काम करता था, जिसमें दर्जनों लोगों के दिमाग एक दूसरे से जुड़ जाते थे। ऊर्जा के आपस में जुड़ने से प्रत्येक सिल्वर मून गार्ड को संरचना की शक्ति प्राप्त हो सकती थी। परिणामस्वरूप कुछ समय बाद तियान कांग संप्रदाय को पीछे धकेल दिया गया। वेई परिवार की यह सिल्वर मून बैटल फॉर्मेशन वाकई बेहद शक्तिशाली है। एक कोने में छज्जे के नीचे एक आकृति नीचे आंगन में हो रही लड़ाई को देख रही थी। उसकी फीनिक्स जैसी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। ऐसा कहा जाता है कि वेई परिवार के सिल्वर मून गार्ड्स को कम उम्र से ही प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, साथ रहना और खाना खाना चाहिए, कौशल के एक ही सेट का अभ्यास करना चाहिए और इस युद्ध संरचना को पूरी तरह से निष्पादित करने के लिए एकता के ऐसे स्तर को प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक प्रशिक्षण लेना चाहिए। पहले कुछ लोग वेई परिवार के सिल्वर मून बैटल फॉर्मेशन पर संदेह करते थे, लेकिन अब इसकी प्रदर्शित शक्ति को देखते हुए ये वास्तव में परिवार के लिए एक असाधारण सुरक्षात्मक हथियार होने के योग्य है। इस तरह की युद्ध संरचना वाला कोई भी परिवार 100 वर्षों की समृद्धि सुनिश्चित कर सकता है। इस समय वह हट्टा कट्टा आदमी भी उतना ही क्रोधित था। वेई परिवार की सुरक्षात्मक संरचना का उच्च अनुमान होने के बावजूद उन्होंने सिल्वर मून बैटल फॉर्मेशन के इतने जटिल होने की उम्मीद नहीं की थी। उनके नेतृत्व में कई मार्शल आर्टिस्ट होने के बावजूद भी वे उस संरचना को भेद नहीं पाए। धिक्कार है, काश दूसरे और तीसरे वरिष्ठों की मृत्यु न हुई होती। उनकी मदद से चाहे ये सिल्वर मून बैटल फॉर्मेशन कितना भी जटिल क्यों न हो, ये टूट जाता।
इस समय बलवान व्यक्ति ने दूसरे और तीसरे बुजुर्गों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार गुप्त शक्तियों को शाप दिया। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर fire.net वेबसाइट खोजें। दोनों ही आंतरिक अंगों के क्षेत्र में लघु उपलब्धि स्तर के मार्शल आर्ट विशेषज्ञ थे और उनकी ताकत असाधारण थी। अगर वे अभी भी यहाँ होते और एक साथ 3 तरफ से आक्रमण करने वाली टीमों का नेतृत्व कर रहे होते तो ये शक्तिशाली गठन भी दबाव का सामना नहीं कर पाता। अब थोड़ी और ताकत की जरूरत होने पर भी वे आगे नहीं बढ़ पाए। मुझे कोई समाधान सोचना ही होगा। वह हट्टा कट्टा आदमी चिंतित हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, दुश्मन की सैन्य संरचना अधिक सुचारू रूप से काम कर रही थी। यह एक अविनाशी लचीली गेंद की तरह थी जिसमें आक्रमण और रक्षात्मक दोनों क्षमताएं थीं। धीरे धीरे उनकी तरफ भी हताहत होने लगे, जबकि दुश्मन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो अंततः उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। इस बात का एहसास होते ही उस हटे कट्टे आदमी ने अपने हमले तेज कर दिए। बूम! उस हटे कट्टे आदमी के एक और भयंकर हमले को रोकते हुए मुख्य प्रबंधक वेई ने कुशलतापूर्वक उस शक्तिशाली सेना को तितर बितर कर दिया। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, वह सिल्वर मून बैटल फॉर्मेशन की कमान संभालने में और अधिक कुशल होता गया। दुश्मन को हताहत होते देख उसका मनोबल बढ़ गया। उसे जीत की एक झलक दिखाई दी। यदि वे इन मार्शल आर्टिस्टों को हरा सकते हैं तो वे परिवार के मुखिया का समर्थन कर सकते हैं और उस लाल चेहरे वाले बुजुर्ग को मार सकते हैं। तब वेई परिवार का संकट काफी हद तक हल हो जाएगा। अन्य सिल्वर मून गार्ड्स ने भी इस बात पर ध्यान दिया। इससे उत्साहित होकर उनकी आक्रमण पंक्ति और भी उग्र हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि वेई परिवार जीतने वाला हो? कोने में बैठे निहाई जैसी आंखों वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भी नीचे की बदलती स्थिति को देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं, लेकिन वह व्यक्ति शायद ऐसा होने नहीं देगा, है ना? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसके दिल में एक सिहरन दौड़ गई। उसके मन में भय का भाव फैल गया, जिससे उसका शरीर कांपने लगा। चौंककर उसने सामने वाली सबसे ऊंची छत की ओर देखा। वहां एक आकृति प्रकट हुई थी। इस आकृति से एक भयावह आभा निकल रही थी, जिससे आंतरिक अंगों के क्षेत्र में महान उपलब्धि स्तर पर मौजूद यह मार्शल विशेषज्ञ भी कांप उठा। पूर्व आकाशीय क्षेत्र। पल भर में फीनिक्स जैसी आंखों वाले उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को उस आकृति का मूल पता चल गया। केवल एक रहस्यमय और अत्यंत शक्तिशाली पूर्व दिव्य लोक विशेषज्ञ ही इतनी भयावह उपस्थिति धारण कर सकता है। इस आकृति के प्रकट होने से प्रांगण में मौजूद मार्शल आर्टिस्टों का भी ध्यान आकर्षित हुआ। एक पल के लिए सभी लोग कांप उठे और अनजाने में ही अपनी हरकतें रोक दीं। ऐसी उपस्थिति को नजरअंदाज करने का कोई तरीका नहीं था। यहाँ तक कि वेई शिंगे और लाल चेहरे वाला बुजुर्ग, जो अभी भी लड़ाई में उलझे हुए थे, अलग हो गए और पीछे हट गए और छत की ओर संदेह भरी नजरों से देखने लगे। मालिक! उस हटे कट्टे आदमी की पुतलियां सिकुड़ गईं। दूसरे बड़े, उस हटे कट्टे आदमी के साथ आए मार्शल आर्टिस्ट भी चौंक उठे। गुरुजी! दूसरे वरिष्ठ वेई शिंगे का दिल पिघल गया, ये जानकर कि वेई परिवार पर आए विपत्ति के पीछे यही व्यक्ति का मास्टरमाइंड था। बेकार के मूर्खों का झुंड। वांग कांगई ने नीचे के दृश्य को देखा। उसका चेहरा गंभीर था। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे अधीनस्थ होने के बावजूद भी वे हार के संकेत दिखा रहे थे। ये बात उनके स्वाभिमानी स्वभाव के लिए असहनीय थी। वह हट्टा कट्टा आदमी कांप उठा और तुरंत आधा घुटने टेक कर बैठ गया। शिष्य असफल हो गया। कृपया मुझे दंड दें, गुरुजी। तियान कांग संप्रदाय के अन्य शिष्यों ने भी तुरंत घुटने टेक दिए। वांग कांगई ने ठंडी सी सांस ली, लेकिन कुछ नहीं कहा। सजा तो मिलनी ही थी, लेकिन अभी नहीं। उनकी नजर उन निकम्मे शिष्यों पर घूमी और अंत में वेई शिंगे पर आकर टिक गई। क्या आप वेई परिवार के वर्तमान मुखिया हैं? वांग कांगई की निगाहों के नीचे वेई शिंगे को अपने ऊपर एक भारी बोझ महसूस हुआ, जिससे उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। उसके दिल में भय अनियंत्रित रूप से फैल गया, जिससे वह लगभग घुटने टेककर दया की भीख मांगने लगा। अच्छा नहीं है। वेई शिंगे को एहसास हुआ कि वह पूर्व दिव्य आभा के प्रभाव में था, जो भ्रम पैदा कर रही थी। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, नाखून उसकी हथेलियों में चुभ गए। उसने उस दर्द का इस्तेमाल डर को दूर भगाने और स्पष्टता हासिल करने के लिए किया। जी हाँ, मैं वेई शिंगे हूँ, वेई परिवार का वर्तमान मुखिया। प्रणाम पूर्व स्वर्गीय गुरुजी। वेई शिंगे ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। अच्छा संकल्प। अपनी इच्छा शक्ति से तुम अपनी स्वयं की आत्मिक शक्ति का निर्माण कर सकते हो और भविष्य में दिव्य लोक में प्रवेश कर सकते हो। वांग कांगई के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन उन्होंने प्रशंसा की। धन्यवाद। वेई जिंगे कांप उठी। विरोधी का रवैया जितना अधिक शांतिपूर्ण होता था, वह उतना ही अधिक बेचैन महसूस करता था। वेई शिंगे, अब मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। या तो वह वस्तु मुझे सौंप दो और मैं तुम्हारे परिवार को बख्श दूंगा, या मैं स्वयं तुम्हारे परिवार को नष्ट कर दूंगा। तुम क्या चुनोगे? वांग कांगई के शब्दों ने वेई जिंगे को झकझोर दिया। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, गुरुजी, पवित्र पर्वत पर पूर्व स्वर्गीय विशेषज्ञों को पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र से नीचे वालों पर हमला करने से मना किया गया है। क्या आप इस पवित्र आदेश का उल्लंघन करने का इरादा रखते हैं? बेशर्म। वांग कांगई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उससे एक शक्तिशाली आभा निकली, जिससे एक भयंकर हवा उत्पन्न हुई, जिसने सभी पर दबाव डाला। कमजोर इच्छाशक्ति वाले लोग तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। उनके चेहरे भय से भरे हुए थे। अत्यधिक दबाव में वेई शिंगे को ऐसा लगा मानो आकाश गिर रहा हो और उसके नीचे मौजूद ठोस नीले पत्थर को कुचल रहा हो। भ्रम, ये सब एक भ्रम है। वेई शिंगे खुद को बार बार समझाता रहा कि उसे घुटने नहीं टेकने हैं। परिवार के मुखिया होने के नाते उन्होंने पूर्वज से प्राप्त दिव्य आभा का अनुभव किया था और जानते थे कि यह सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
दृढ़ संकल्प के साथ वेई शिंगे कांपते हुए भी दृढ़ता से खड़े रहे और उस आभा का सामना करने में कामयाब रहे। वांग कांगई की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। पहले वेई शिंगे के प्रतिरोध का श्रेय उनकी मजबूत इच्छाशक्ति को दिया जा सकता था, लेकिन अब अपनी पूरी आभा के प्रभाव में वेई शिंगे अभी भी डटा हुआ था। इससे ये संकेत मिलता है कि उनकी इच्छाशक्ति आंतरिक अंगों के क्षेत्र की सामान्य परिपूर्ण अवस्था से कहीं अधिक थी। इच्छाशक्ति का व्यक्ति की आत्मा से गहरा संबंध होता है। प्रारंभ में वांग कांगई के शब्दों का कुछ हिस्सा वेई शिंगे को धोखा देने के लिए था, इस उम्मीद में कि वह पूर्वलोक में प्रवेश का मौका पाने के लिए खजाना सौंप देगा। अब उन्हें विश्वास हो गया था कि वेई शिंगे में वास्तव में दिव्य लोक प्राप्त करने की क्षमता है। विशेषकर उसकी आभा को सहन करने के बाद वेई शिंगे जल्द ही आत्मा शक्ति को समझ सकता है। इस व्यक्ति को जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस विचार के साथ ही वांग कांगई की निगाहें और भी तेज हो गईं। उसने अपना हाथ उठाया और एक सफेद तलवार की ऊर्जा वेई शिंगे की ओर निकली। क्या वेई शिंगे को गहरा सदमा लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक पूर्व स्वर्गीय गुरु इतना बेशर्म होगा और उस पर छुपकर हमला करेगा। वह बचना चाहता था, लेकिन तलवार की ऊर्जा बहुत तेज थी और वांग कांगई की आभा अभी भी उस पर दबाव डाल रही थी, जिससे उसकी ताकत 70% तक कम हो गई और उसे बचने का समय नहीं मिला। वह केवल तलवार की ऊर्जा को पास आते हुए देखता रह गया। मेरी किस्मत यहीं खत्म होती है। वेई शिंगे ने मन ही मन आह भरी और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके मन में 2 आकृतियां उभर आईं। पत्नी, अन, हो सकता है मैं तुम्हें ढूंढ न पाऊं। आंखें बंद करके मौत का इंतजार करते हुए आसपास के मार्शल आर्टिस्ट सदमे में देख रहे थे। अगले ही पल एक और भी चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। जैसे ही तलवार की ऊर्जा समाप्त होने वाली थी, वेई शिंगे से टकराने पर एक लाल बत्ती ने उसे रोक लिया। बूम! सफेद और लाल बत्तियों के टकराव से एक भीषण विस्फोट हुआ। उस शक्तिशाली बल ने वेई शिंगे और आसपास के मार्शल आर्टिस्टों को जमीन पर गिरा दिया। वांग कांगई, तुम अब भी इतने बेशर्म हो। जन्म के बाद के एक कनिष्ठ पर छुपकर हमला कर रहे हो। हम पूर्व स्वर्गीय गुरुओं को कलंकित कर रहे हो। विस्फोट के बाद ऊपर से एक बूढ़ी लेकिन दमदार आवाज सुनाई दी। पूर्वज! विस्फोट के कारण खून की खांसी होने के बावजूद वेई शिंगे ने खुशी से ऊपर देखा। दरअसल दूसरी छत पर एक जानी पहचानी आकृति खड़ी थी। वह दृढ़ इच्छाशक्ति वाला प्रभावशाली बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी पीठ पर युद्ध की तलवार है। एक और पूर्व दिव्य गुरु। नई आभा को महसूस करते हुए नीचे मौजूद मार्शल आर्टिस्टों को पता चल गया कि एक और प्री सेलेस्टियल ग्रैंडमास्टर प्रकट हुआ है और वेई शिंगे के संबोधन से पता चलता है कि यह बुजुर्ग व्यक्ति वेई परिवार के पूर्वज थे। धिक्कार है, एक और प्री सेलेस्टियल मास्टर। तनावपूर्ण माहौल में एक व्यक्ति बेहद भयभीत था। छज्जे के नीचे छिपा हुआ फीनिक्स जैसी आंखों वाला अधेड़ उम्र का आदमी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं क्यों उत्सुक हो गया और रुक गया। मुझे पहले ही चले जाना चाहिए था। वह मन ही मन विलाप कर रहा था। 2 पूर्व दिव्य स्वामियों के बीच फंसा हुआ वह वहां से निकल नहीं सकता था। उसे यह उम्मीद करने की हिम्मत नहीं थी कि उन्होंने उसे नहीं देखा होगा। काउंटी मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी स्थिति को देखते हुए वह केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि वे उसे परेशान न करें। वेई शानहाई, आप अभी भी जीवित हैं। वांग कांगई का चेहरा शांत था और वह वेई परिवार के पूर्वज को संबोधित कर रहे थे। थूक! मेरी उम्र लंबी है, लेकिन तुम एक धोखेबाज बदमाश मरोगे नहीं। वेई शानहाई ने तिरस्कार पूर्वक थूका। अगर तुम जिंदा भी हो तो मेरी तलवार की ऊर्जा तुम्हारे दिल में घुसकर तुम्हें कमजोर कर चुकी है। तुम कितनी ताकत लगा सकते हो। वांग कांगई मुस्कुराई। मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे जैसे नीच बदमाश को मार डालना ही काफी है। वेई शानहाई ने उपहास उड़ाया। सच में? चलो देखते हैं। वांग कांगई ने अपना हाथ उठाया जिससे सफेद तलवार जैसी ऊर्जा उत्पन्न हुई। क्या मैं तुमसे डरता हूँ? वेई शानहाई की आंखें तेज हो गईं। उसके हाथ में एक तलवार जैसी रोशनी दिखाई दी। जैसे ही दोनों दिव्य गुरुओं की आभाएं टकराईं, नीचे मौजूद मार्शल आर्टिस्टों को घुटन महसूस हुई, मानो वे मरने वाले हों। वे भय से भर गए थे। क्या तुम सचमुच शहर में लड़ना चाहते हो? इसी क्षण एक शांत आवाज सुनाई दी।